Welcome back to our chemistry class. So today we are going to learn a new topic in the chapter chemical bonding. हम लोग का chemical bonding में already हम लोग types of bond cover कर चुके हैं, जिसमें हमने ionic bond, covalent bond और coordinate bond तीनों को cover करने के बाद आज हम cover करने जा रहे हैं कुछ characteristics जो हमें आगे स्ट्रक्चर बनाने में फर्दर मदद करेंगे। मतलब अभी तक स्ट्रक्चर बनाने भी हम सीखे हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से, लेकिन फिर से कह रहे हैं जो स्ट्रक्चर आपने वहां पर पढ़ा है दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयंस। बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद अगर आपको थोड़ा सा और लेवल के ऊपर की तरफ जाना है, बोलने का मतलब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की तरफ आपको जाना है, तो आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि एक टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। तो शुरुआत कर रहे हैं आज का टॉपिक हम कहां से? डाइपोल मोमेंट से। सो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, इस चीज को समझेंगे। तो डाइपोल मोमेंट समझने से पहले आपको एक डाइपोल के बारे में समझना पड़ेगा। पहले डाइपोल नाम से पता चल रहा है जिसके पास दो पोल्स हैं। तो जैसे कि कि हमारे जो मैग्नेट्स होते हैं उसके पास दो पोल होते हैं। थोड़ा बहुत फिजिक्स का नॉलेज जरूरत होता है इस चीज को समझने के लिए। तो इफ इट इज अ बार मैग्नेट तो इसके पास क्या होगा? साउथ पोल होगा और नॉर्थ पोल होगा। इजंट इट अ डाइपोल? डाइपोल है, दो पोल होगा जिसमें भी उसको हम क्या कहेंगे? डाइपोल कहेंगे। तो ये हो गया आपका। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते हैं तो चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, और चार्जेस भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्लस चार्ज, एक होते हैं माइनस चार्ज। तो हम यहां पर लिख रहे हैं माइनस चार्ज और यहां पर हम लिख रहे हैं प्लस चार्ज। दोनों ही सेम चार्ज है बट ऑपोजिट इन साइन है। मतलब मान लीजिए चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है सबको पता है ना, कूलाम होता है ना, क्लास 10th पास किए हुए। तो हम कह रहे हैं मान लीजिए यहां पर 1 कूलाम चार्ज है, यहां पर भी 1 कूलाम चार्ज ही है, बट यहां पर -1 कूलाम चार्ज है, यहां पर +1 कूलाम चार्ज है। अगर दो चार्ज को बहुत स्मॉल डिस्टेंस में, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो काफी स्मॉल है मान लेते हैं, डिस्टेंस को हम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम d मान लेते हैं, काफी छोटा डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अगर कोई दो चार्ज को इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन, काफी स्मॉल सेपरेशन के बीच में रखा जाता है तो ये एक डाइपोल क्रिएट करता है। इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान रखिएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, पहला बात। और दूसरा बात, दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो काफी कम हो। थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए आपको। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। गॉट इट? और ये आप पहले पढ़ चुके हैं। मैग्नेट ऑलरेडी क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल होता ही है। मैग्नेट जो है एक डाइपोल में ही एग्जिस्ट करता है। मैंने बोलने का मतलब यह है कि आप इस मैग्नेट को अगर बीच से काट देंगे ना, और आप सोचेंगे हमने तो अलग कर दिया मैग्नेट का पोल्स को, तो पॉसिबल नहीं है। जिस दौरान आप इसको काटिएगा उसी दौरान ये मैग्नेट एक नया पोल का जनरेशन करना शुरू करेगा। यहां पर ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, और इधर पहले से नॉर्थ पोल था, यहां पर एक ऑटोमेटिक साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। हम कह रहे हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट हमेशा डाइपोल में ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोनोपोल हो सकता है। प्लस क्यू चार्ज सिर्फ हो सकता है, माइनस क्यू चार्ज सिर्फ हो सकता है, लेकिन वही दोनों चार्ज को अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है और दोनों के बीच का सेपरेशन काफी कम है, वैसे रख दिया जाए एक जगह पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान रहेगा, इसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। So what is electric dipole? Electric dipole is a system of two charges having equal and opposite magnitude separated by a very small distance. You can note it. What is electric dipole? It is a system of two charges having equal magnitude but opposite in polarity बोल सकते हैं, या opposite in nature बोल सकते हैं। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। opposite in nature, separated by
separated by a very small distance. वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मन में ये आ सकता है कि सर कितना स्मॉल डिस्टेंस, लगभग इतना बता दिए, किस ऑर्डर का होगा। तो फिजिक्स में एक टॉपिक हमने पढ़ाया होगा, आप देखिएगा जाकर के फर्स्ट चैप्टर में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वहां पर ऑर्डर के बारे में बताया, मतलब किस ऑर्डर का, किस रेंज का है, ये जस्ट पता चलता है। तो हम बताएंगे अभी थोड़ा देर में, डोंट वरी, कि डिस्टेंस किस रेंज का होना चाहिए। यहां पर जो चार्ज आप रख रहे हैं वो भी किस रेंज का होना चाहिए। माने यहां पर -100 कूलम चार्ज और यहां पर +100 कूलम चार्ज अगर आप रख देंगे तो क्या डाइपोल होगा, यह भी सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या आपको डाइपोल समझ में आ गया? बहुत आसानी से लिखा है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आपने समझ लिया, अब हमें समझना है मैग्नेटिक डाइपोल। नहीं सर, अभी मैग्नेटिक डाइपोल का कोई इस्तेमाल नहीं है, अभी हम नहीं बताने जा रहे हैं। इस चीज का आंसर भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं अभी रहने देते हैं, इसका जरूरत है। तो हम वापस आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, रियली सॉरी, डाइपोल मोमेंट में। अब डाइपोल मोमेंट किसका होगा? कोई डाइपोल का होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर ध्यान देना है, जो कि दो चार्जेस होंगे, बता चुके हैं, सेपरेशन काफी कम होगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा और ऑपोजिट नेचर का होगा। तो यहां पे जो डाइपोल मोमेंट लिखे हैं इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी हेडिंग में लिख सकते हैं। बेसिकली ये क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन डाइपोल मोमेंट सिंपली कह रहे हैं, बार बार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इतना लंबा बोलने के जगह पे हम क्या करेंगे, सिंपल डाइपोल मोमेंट कहेंगे। लेकिन है क्या, आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है कि नहीं? अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इस पर आते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जब कोई डाइपोल होता है ना, जब कोई डाइपोल होता है तो इसका एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है। और ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या बताता है कि ये जो डाइपोल है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। जिसका जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ये उसका काम है। अब निकालते कैसे, उस पर आते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का ढेर सारा काम है। हमने आपको एक बात बताया जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। केमिस्ट्री से जो रिलेटेड है अभी बात करेंगे कि डाइपोल मोमेंट निकालने से आप क्या निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? लिख रहा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दैट इज Q एंड द डिस्टेंस D बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या बोल रहा है, फॉर्मूला देखो ध्यान से, हम यहां लिखने जा रहे हैं ना। डाइपोल मोमेंट, बाबू डाइपोल मोमेंट का सिंबल है, इस तरह से लिखेंगे म्यू। क्या लिखेंगे? म्यू, डाइपोल मोमेंट। क्लियर है कि नहीं है? आप आराम से म्यू लिख सकते हैं। बहुत सारे बुक में बहुत सारे तरह के सिंबल इसको देते हैं, लेकिन हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं? म्यू। तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या बोल रहा है सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। दोनों में से किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, और मल्टीप्लाई करना होगा आपको, प्रोडक्ट करना होगा आपको। लिख रहा है द प्रोडक्ट ऑफ, ओके, प्रोडक्ट करना होगा किसका ना, सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो लिखना है। क्लियर है कि नहीं है? बोलो बच्चे लोग, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये सेपरेशन किसके बराबर होगा, आपसे पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक Na+ आयन है, आपके पास एक Cl- आयन है, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, यस और नो, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो काफी कम होता है। आपको पता है एक मॉलिक्यूल के बीच में, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बहुत कम होता है, यस और नो? आप कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ। हाँ, हम लिख देते हैं एक बार,
यहां पे हमने क्या बोला था, इनटू ना डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। लेकिन कई जगह पर ये यहां पर बॉन्ड लेंथ भी लिखा हुआ है, बॉन्ड लेंथ कई बुक में बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ। इस चीज को समझाते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, Na+ का भी आयनिक बॉन्ड होगा, Cl- का भी आयनिक बॉन्ड होगा, और अलग अलग होगा। अगर कोवेलेंट में जाएं तो आप क्या पाएंगे, जैसे कि कोई कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कि मान लीजिए HCl आपने लिया, HF आपने लिया, तो H और Cl के बीच में बॉन्ड कुछ इस प्रकार होता है, यस और नो, है कि नहीं? तो क्या हो जाता है, एक म्यूचुअल पॉइंट मिलता है, जो कि ना तो इसका एक्चुअल रेडियस है ना तो इसका एक्चुअल रेडियस है, बट हम कंसीडर करते हैं। एटॉमिक रेडियस में आपको पढ़ाया गया बहुत डिटेल में पीरियोडिक टेबल में, यस और नो। तो हम यहां पर बॉन्ड लेंथ इस वजह से लिख पाते हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है, हम जो बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज लिखिए, और सेपरेशन, दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, फिजिक्स में भी यही बताया जाता है। तो यहां से आपका जो फॉर्मूला है वो निकल करके आता है, डाइपोल मोमेंट दैट इज न्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कह रहे हैं Q, और सेपरेशन, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम क्या कह रहे हैं, D। तो न्यू इक्वल टू होता है Q इंटू D। क्या याद रखेंगे आप? क्लियर है कि नहीं? सवाल अब यह है, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में ये क्वांटिटीज के नेचर पता होने चाहिए, यस और नो। नेचर बोले तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब चीजों के बारे में। तो आपको कह रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। लिख रहे हैं ना, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो यहां पर आपका जो लिखा हुआ है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है, ये तो मैग्नीट्यूड ही है। कैसे निकालना है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। लेकिन सवाल उठता है कि डायरेक्शन किधर है, तो केमिस्ट्री में यहां पर बोलने के लिए मजबूर है। माने प्रॉब्लम यह है कि हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, तो हो ये जाता है कि पता रह जाता है कि वहां और यहां में क्या है कनेक्शन। केमिस्ट्री में डायरेक्शन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिजिक्स में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा हमारा बात कॉन्ट्राडिक्ट करने लगेगा। फिर एक्चुअली फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन लिया गया है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर लिया गया है। क्लियर है कि नहीं है? फिजिक्स में, इन फिजिक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज इन फिजिक्स। नाउ कम बैक टू केमिस्ट्री में क्या बोल रहा है डायरेक्शन, जानते हो कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके तरफ डायरेक्शन डालो। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। भाई फिजिक्स में हम कह रहे हैं, अगर ये फिजिक्स है तो डायरेक्शन इन दोनों के बीच में डाइपोल मोमेंट का ये होता है। डाइपोल मोमेंट को हम वहां पर जानते हो क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। क्या लिखते हैं, P। यहां न्यू लिख रहे हैं, वहां क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। डायरेक्शन किधर होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। ये फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। वापस आते हैं केमिस्ट्री क्लास में, फिर कह रहे हैं केमिस्ट्री क्लास में वापस आ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या लिया जाता है, पॉजिटिव एलिमेंट से नेगेटिव एलिमेंट के तरफ लिख दे रहे हैं। इट इज टूवर्ड्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, शॉर्टकट में लिख देते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ध्यान रखिएगा। और इसको लिखने के लिए एक एरो का यूज किया जाता है, एक सिंबल का यूज किया जाता है ना, एक सिंबल का यूज किया जाता है। सिंबल क्या है, कुछ नहीं, एरो। ये है एरो साइन, ये सिंबल का यूज आप कर देंगे। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इस तरह से आप सिंबल का यूज करेंगे। एरो पर एक निशान होता है, किधर होगा एरो का डायरेक्शन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तरफ होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जबकि फिजिक्स में क्या बोले, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यहां कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, इसीलिए इस बात को पॉइंट आउट कर दिया। अगर कोई बच्चा वहां पर भी पढ़ रहा है तो कंफ्यूज ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? केमिस्ट्री में ये कंसीडर किया गया है तो आपको बताया जा रहा है। बोलिए यहां तक क्लियर है? अब हमने आपको यह बात बताया था कि आपको यह बात पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस ऑर्डर का होगा, ये जो सेपरेशन है दोनों के बीच में हमने बोला काफी कम होगा, तो किस ऑर्डर का होगा ये पता रहना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है?
तो हम यहां कह रहे हैं चार्ज जो है उसका ऑर्डर क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो चार्ज आप ले रहे हैं क्यू, ये जो आप चार्ज ले रहे हैं इस क्यू के बारे में बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर ऑफ चार्ज, ऑर्डर ऑफ चार्ज क्यू किस ऑर्डर का होगा? तो ये होता है 10⁻³ ESU। बोले सर चार्ज कूलाम में होता है सर, ESU बोल रहे हैं। अरे कूलाम बहुत बड़ा यूनिट है यार, 1 कूलाम बहुत बड़ा हो गया। किसके लिए? किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई चार्ज 1 कूलाम मत ढूंढने जाना, छोटा यूनिट चाहिए होता है चार्ज का। तो ESU दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, शॉर्टकट में लिख रहे हैं ESU। कितना ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻10, काफी कम होना चाहिए, -3 लिखा, सॉरी 3 लिखा गया था। क्या लिख रहे हैं? 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। हाँ, कितना कूलाम कितना ESU के बराबर होता है वो देखना है, हम थोड़ा देर में बात करेंगे। ये ESU जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, ये भी बता रहे हैं। चार्ज का इससे छोटा यूनिट नहीं होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये। तो स्मॉलेस्ट यूनिट, चूंकि भाई मॉलिक्यूल के अंदर काफी छोटे छोटे आयंस मिलेंगे और उसके जो चार्ज होंगे ऑब्वियसली काफी कम होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट यूनिट में दिया हुआ है। क्लियर है? चार्ज का जो ऑर्डर है 10⁻⁻10 ESU होता है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो ऑर्डर होगा, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो इसका ऑर्डर जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस क्या हो गया? D। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 10⁻⁻8 मीटर, काफी कम। 10⁻⁻8 मीटर भी नहीं, और कम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिया है ना, CGS यूनिट है, मतलब CGS यूनिट में डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लेते हैं। दिस इज व्हाट फिजिक्स वाले, CGS यूनिट ऑफ चार्ज। दिस इज व्हाट CGS यूनिट ऑफ लेंथ, CGS यूनिट ऑफ लेंथ, एंड ESU इज CGS यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट में नहीं लिखा है अभी तक, ऐसा यूनिट में नहीं लिखे, ऐसा यूनिट में लिखेंगे। क्या समझ में आ गया है? CGS यूनिट छोटा होता है, ऐसा यूनिट बड़ा होता है। तो क्या आपको समझ में आ गया है? तो जो चार्ज है उसका ऑर्डर 10⁻⁻10 ESU लेंगे, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, चार्जेस के बीच में, उसको हम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर ऑर्डर का लेंगे। तो अगर आपसे बोले कि जरा बताइएगा तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, न्यू का ऑर्डर लिख सकते हो ना। तो अब हम लिखने जा रहे हैं ना, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। बच्चा ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा भाई? दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। यही ऑर्डर का होता है डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, इसी ऑर्डर का होगा। अब हो सकता है 1 into दिस मच हो सकता है 2 into दिस मच हो सकता है 3 into दिस मच हो सकता है 5 into दिस मच हो, बट इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर ऑर्डर का होगा। क्लियर है कि नहीं? दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इन अ मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब इसको हम क्या करेंगे? SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। किसको कन्वर्ट करना होगा? CGS से ESU को हमको किस में जाना पड़ेगा? कूलाम में जाना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। यहां पे आपको मोटा मोटी आइडिया हो गया डाइपोल मोमेंट के बारे में। क्लियर है कि नहीं है? इसका काम क्या अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर देखा वो क्या था ना, डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है? 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर का। क्लियर है कि नहीं? इस ऑर्डर का एक नाम दिया गया है, ESU सेंटीमीटर जो आपको दिख रहा है, इस ESU सेंटीमीटर का नाम है डिबाई। क्या नाम है? डिबाई। लिख देते हैं DEBYE, ध्यान रखिएगा। ये डिबाई जो है ये क्या है? ESU सेंटीमीटर को शॉर्टकट में लिखा गया। डाइपोल मोमेंट जो पहली बार बताया गया डिबाई नाम के साइंटिस्ट द्वारा बताया गया था। तो हम कह सकते हैं कि न्यू जो है वो क्या है? 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। याद मत रखिए, आप डायरेक्टली क्या याद रख सकते हैं? डिबाई। डिबाई को हम कैपिटल D से लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं है?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, यहां पर गड़बड़ है सर। ईएसयू सेंटीमीटर को डिवाई कहेंगे ना, इसका एसआई यूनिट को डिवाई कहेंगे। बोले सर एसआई यूनिट को डिवाई कहेंगे, थोड़ा सा चेंजेस है। बहुत जगह पर ये मिस्टेक लिखा हुआ है, आपको हम बता दे रहे हैं। ईएसयू सेंटीमीटर लिखा हुआ, डायरेक्ट डिवाई लिखा हुआ, ऐसा नहीं होता है। आपको हम यहां पर चेंज करके बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। डिवाई क्या है ना, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट है। हम यहां लिख देते हैं, क्या है, एसआई यूनिट है। इसका क्या है, एसआई यूनिट है। क्या है एसआई यूनिट, डिवाई है। और ईएसयू सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस यूनिट, अभी हमने आपको बताया। तो हमको क्या करना होगा, सीजीएस टू एसआई में जाना पड़ेगा। तो अगर एसआई में जाना है तो डिवाई का मतलब क्या होना चाहिए, ईएसयू को सबसे पहले किसमें जाना पड़ेगा, कूलाम में, है कि नहीं, कूलाम। और सेंटीमीटर को किसमें जाना पड़ेगा, मीटर में। तो कूलाम मीटर जो है, कूलाम मीटर को, ई सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, सीएम का मतलब सेंटीमीटर यहां नहीं है, क्लियर है। सी मतलब कूलाम और स्मॉल एम का मतलब मीटर। कूलाम मीटर में जाने का मतलब है कि आप डिवाई में पहुंच गए। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 1 डिवाई, यहां पर लिख रहे हैं 1 डिवाई जो है उसको अगर हम किस में लिखे, 1 डिवाई को हम अगर लिखे कूलाम मीटर में, तो वो ये होता है। मतलब ये भी लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे, 10⁻⁻18 सेंटीमीटर, सॉरी ईएसयू सेंटीमीटर, ईएसयू सेंटीमीटर। और अगर ऐसा यूनिट में इस चीज को लिखना चाहें तो कितना लिखना पड़ेगा, जानते हो क्या, लिखना पड़ेगा 3.33 इंटू 10⁻⁻30, 10⁻⁻30 ईएसयू सेंटीमीटर की जगह कूलाम मीटर लिखना है। ईएसयू की जगह कूलाम हो गया, सेंटीमीटर की जगह मीटर हो गया। तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं सीएम, दिस इज नॉट सेंटीमीटर, दिस इज कूलाम मीटर। बीच में एक डैश दे दीजिए तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो लगेगा सेंटीमीटर लिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? बोलिए 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर क्या होता है, 1 डिवाई के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, डिवाई इज द एसआई यूनिट ऑफ, डिवाई इज द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? हमको कन्वर्जन करके हमने बता दिया, बाकी जो भी चीज का जरूरत है यहां पर आगे हम बताएंगे। अब इतना जो डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं, इस डाइपोल मोमेंट का यूज को सुनिए, सुनिएगा ध्यान से। अगर डाइपोल मोमेंट बच्चा, अगर किसी मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका हम डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, और अगर मान लीजिए डाइपोल मोमेंट निकालते समय, कई तरीके होंगे वो सब बात करेंगे, लेकिन डाइपोल मोमेंट निकालते समय हमने ये पाया कि इसका कोई डाइपोल मोमेंट है ही नहीं। डाइपोल मोमेंट है ही नहीं मतलब डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। डाइपोल मोमेंट है ही नहीं का मतलब डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। हो सकता है कि डाइपोल मोमेंट कुछ हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है डाइपोल मोमेंट कुछ हो मतलब जीरो ना हो, ये दोनों कंडीशन हो सकता है। और इस दोनों कंडीशन पर ही हम लोग खेलेंगे। डाइपोल मोमेंट कितना है इस बात से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, आगे पड़ेगा फर्क कि किसका ज्यादा है किसका कम है। अभी सिर्फ हम इस बात से खेलेंगे कि किसी का डाइपोल मोमेंट है कि डाइपोल मोमेंट नहीं है, इस बात से खेलेंगे अभी। इक्वल टू जीरो मतलब डाइपोल मोमेंट नहीं है। अगर कोई मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट नहीं है देखता हुआ आपको दिखेगा तो वैसे मॉलिक्यूल को आप पोलर कहेंगे। क्या कहेंगे, पोलर, पोलर कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ होगा मतलब जीरो नहीं होगा, वैसे मॉलिक्यूल को आप क्या कहेंगे, नॉन पोलर कहेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, पोलर, पोलर में आपने पढ़ा है इसलिए एग्जाम्पल हम दे पा रहे हैं कि H2O जो है पोलर सॉल्वेंट है। ऐसे ऐसे कई मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि अभी देखेंगे हम, जो कि अभी हम देखेंगे, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसे हम पोलर कहेंगे। फिर से रिवर्स करना पड़ेगा, सब कुछ उल्टा पढ़ ली। जिसका डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है मतलब कोई डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, वो पोलर कभी नहीं हो सकता। कंफ्यूजन होता है हमेशा इस बात पे, याद रखिएगा। पोलर जो है वो जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ हो उसको पोलर कहेंगे, और जीरो किसका होगा डाइपोल मोमेंट मतलब कुछ भी नहीं हो उसको हम कहेंगे नॉन पोलर। अब ठीक है, बार बार कंफ्यूजन होगा बच्चा, आप बुक पढ़ोगे लगेगा कि हाँ ये कह रहा है
जीरो मतलब डायपोल मोमेंट, अगर जीरो मतलब कुछ नहीं डायपोल मोमेंट तो पोलर हो गया? नहीं, कई जगह पर कंफ्यूजन है, कई बुक्स में कंफ्यूजन है, लेकिन आपको क्लियर करके हम बता रहे हैं। गलती होना बहुत बड़ी बात नहीं, गलती को समय पे सुधार लेना, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमने गलती को सुधार लिया है। अगर डायपोल मोमेंट जीरो है मतलब क्या कहेंगे? पोलर नहीं है, कोई दम नहीं है। चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जीरो मतलब कोई दम नहीं है, मतलब नॉन पोलर है। नॉन पोलर का एग्जांपल याद होगा आपको? बेंजीन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अभी दिखाएंगे हम। बेंजीन, बेंजीन एक मॉलिक्यूल है C6H6 जिसको बोलते हैं हम। बहुत बच्चे जो है डायरेक्टली देख रहे होंगे तो पता नहीं चलेगा, तो C6H6 क्या है? आपका बेंजीन है। तो नॉन पोलर होता है, उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है वो पोलर होता है। इस बात को लेकर के खाली चलेंगे। अब थोड़ा सा बता दें कि अगर जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है उसका मतलब क्या है? जीरो नहीं है, लेट सपोज कि किसी का डायपोल मोमेंट 1 डिवाई है और किसी का डायपोल मोमेंट 1.5 डिवाई है। डिवाई इज द यूनिट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिसका डायपोल मोमेंट 1.5 डिवाई है, जो कि ज्यादा है 1 से, वो ज्यादा पोलर होगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विच इज मोर पोलर। समझ में आ रहा है? जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा। अच्छा, ज्यादा पोलर होने से क्या फायदा होगा? ये पोलर लिख रहा का मतलब क्या है यार? पोलर का मतलब क्या है? पोलर होगा बोल दिए, ठीक है। पोलर का मतलब क्या है और नॉन पोलर का मतलब क्या है? क्या बोलना चाह रहे हो? पोलर किसे कहेंगे और नॉन पोलर किसे कहेंगे? ये जो आपने दो भागों में इसको बांटा मॉलिक्यूल को, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इससे क्या फायदा होगा? पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या फायदा होगा? पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? माने आयनिक बॉन्ड का जो आपने कैरेक्टर पढ़ा है ऑलरेडी, आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, तो आयनिक बॉन्ड का जो कैरेक्टर होता है वो इसमें ज्यादा पाया जाता है। नॉन पोलर में आयनिक बॉन्ड नहीं, कौन सा बॉन्ड का कैरेक्टर पाया जाता है? कोवलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड के लिए सब लागू होगा पोलर के लिए। मतलब आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड इज मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, यस और मतलब वाटर में ज्यादा घुलता है NaCl, हाँ कि ना? कोवलेंट कंपाउंड ज्यादा नहीं घुलता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है, वो अलग चीज है, उसका कारण हमने वहां पर बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, वो अलग चीज है। अगर आप उस वीडियो को देख के आए हैं तो आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ा है आयनिक के लिए सब लागू हो जाएगा किसके लिए? पोलर के लिए। और जितना आपने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक कोवेलेंट के लिए सब लागू हो जाएगा किसके लिए? नॉन पोलर के लिए। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए हमने दो भागों में इसको बांटा है। फर्दर इसको समझने हम आगे की तरफ जाएंगे कि कहां पोलर होगा कहां नॉन पोलर होगा। बोलने का मतलब कहां डायपोल मोमेंट जीरो होगा कहां डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, यह समझना हमारे लिए जरूरी है। चलिए देखेंगे, हम आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। अब किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट होगा और किस टाइप के मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नहीं होगा उस पर बात करेंगे। उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है। तो पहला कैटेगरी जो हमने लिया है सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमने लिया है। सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ में आ रहा है? जिसमें दो से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहे। अगर दो है तो क्या हो? एग्जाम्पल पहले हम ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग सिंपल छोटे एग्जाम्पल्स से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है H2, आपके पास एक मॉलिक्यूल है O2, आपके पास एक मॉलिक्यूल है N2, आपके पास एक मॉलिक्यूल है Cl2, कुछ भी हो सकता है। तो इस पे डायपोल मोमेंट होता है कि नहीं होता है, पहले ये देख लीजिए ध्यान से। अगर H2 पर ध्यान दें तो H2 का जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो H और O इस तरह से बनाएंगे। सर O2 जब बनाएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे, O डबल बॉन्ड O। जब N2 बनाएंगे तो आप ये बनाएंगे N ट्रिपल बॉन्ड N। सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। हम कह रहे हैं डायपोल मोमेंट इसमें है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं है भाई। क्यों? यहां पर जो है हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर दोगे तुम? पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके तरफ। तो फिलहाल यहां पे दोनों का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, देयर इज नो डायपोल मोमेंट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर मान लीजिए Cl2 दिया हुआ है तो Cl और Cl के बीच में इस तरह से बॉन्ड है, तो यहां पर किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल मोमेंट नहीं है। आप कह सकते हैं डायपोल मोमेंट इज जीरो इन दीज मॉलिक्यूल्स। अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जीरो है तो ये पोलर है कि नॉन पोलर? तो आप बोलेंगे नॉन पोलर।
पहले ये बात क्लियर कर दी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, यहां लिखा हुआ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल क्या है अभी चेक करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। हम बाद में जो लिखा है हमने पढ़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ध्यान दीजिएगा। CO2 पहले के एग्जांपल लिया है, तो पॉलीएटॉमिक है, हमको दिख रहा है साफ साफ पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक का मतलब समझ में आ रहा है एक दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो, 2 से ज्यादा एटम प्रेजेंट है। CO3 3 एटम है। यहां पे सेंट्रल एटम जो है वो क्या है, कार्बन है। स्ट्रक्चर बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं, हम उस पर लोड नहीं ले रहे हैं अभी, हम बता दे रहे हैं इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। C डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ओके, कैसे बना, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो है, आपको वहां दिख जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं? बोला हाँ सर है, ऑब्वियसली। सर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तो हम यहाँ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर दिखाएंगे ऐसे, कोई दिक्कत? बोले सर इधर भी तो है। बोला हाँ है, और यहाँ जो ऑक्सीजन है यहाँ पर उसी टाइप का ऑक्सीजन है, कोई और टाइप का तो ऑक्सीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर O है, यहाँ O माइनस या O प्लस, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। तो इधर भी क्या होगा, डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जितना होगा, ये डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या कहते हो तुम, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। यहां जो है दोनों के बीच में जो चार्ज होगा या डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस होगा, यहां पर भी वही होगा। तो यहां से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, जीरो। नेट जो डायपोल मोमेंट होगा, आप कह सकते हो नेट जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा? बोले सर एक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमें इधर दिख रहा है, एक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमें इधर दिख रहा है, और साला दोनों डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो नेट डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिकल वर्ड का इस्तेमाल यहां पर क्यों हुआ है। आप ध्यान से दीजिएगा, यहां पर अगर हम यहां पर कार्बन पर हाथ रखें इस तरह से, तो इसके राइट साइड पे आप ध्यान दीजिए, इधर ऑक्सीजन है सेम, और इसके लेफ्ट साइड में ध्यान दीजिए ऑक्सीजन है सेम। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो हमने हाथ रखा है इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन के राइट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में भी वही है, इसे ही क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये जो प्लेन है और ये जो मॉलिक्यूल है इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्लियर है कि नहीं है? जैसा इधर दिख रहा है यार वैसा इधर ही दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या है, BF3। समझे कि नहीं समझे? ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर पे। BF3 का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, और BF3 का स्ट्रक्चर होता है बोरॉन बीच में होता है, एक फ्लोरीन इस तरह से लगा होता है, एक फ्लोरीन इस तरह से लगा होता है, एक फ्लोरीन इस तरह से लगा होता है। एक ही ये ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है, इज इट अ ट्राइंगल? इस तरह से ट्राइंगल बनता है, और एक ही प्लेन में होता है। हम आपको बता रहे हैं, आपको नहीं पता है सर, हम बता रहे हैं आपको क्या होता है। अभी तक आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पता चल जाएगा। इस प्लेन में ही है ये, ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन कहीं बाहर पर है, इस प्लेन पे ही प्रेजेंट है। ये सारे जो आपको एटम्स दिख रहे हैं सब प्लेन में है, तो इसको इसका नाम दिया जाता है, आगे जाके आप पढ़ेंगे, ट्राइंगुलर प्लेनर। ये जो ट्राइंगल है इसी प्लेन में प्रेजेंट है। जो भी हो, ये स्ट्रक्चर है। फिलहाल आपको दिखाना है कि डायपोल मोमेंट है कि नहीं है, यस और नो। तो बताइए जरा, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सर फ्लोरीन तो पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, तो इसके तरफ हमने एक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखा दिया। इधर भी फ्लोरीन है, इसके तरफ हमने दिखा दिया, इधर भी फ्लोरीन है, इसके तरफ हमने दिखा दिया। बोलिए नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इधर 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 सिमेट्रिकल है कि नहीं है ये देखना है, इज इट सिमेट्रिकल? हाँ सर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला बना लीजिए ना, इधर देखिए और इधर देखिए। बोले सर सेम है, मतलब सिमेट्रिकल है, और जो भी सिमेट्रिकल होता है उसका डायपोल मोमेंट यहां हम चेक कर चुके हैं, क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आपके पास क्या है, तीसरा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, CH4 का। CH4, तो जो आप CH4 बनाते हैं, हमें याद है कि आप क्लास 10 में इस तरह से CH4 बनाए हैं, बट एक्चुअली में CH4 ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में CH4 ऐसा नहीं होता। सर आपको कैसे पता? हमको पता है, आपको भी पता रहेगा, आपको भी पता रहेगा। तो CH4 होता कैसा है? तो CH4 कैसा होता है, देखिए ध्यान से, ये होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अभी नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। ऐसे कार्बन होता है, ध्यान दीजिएगा,
कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन को आप ऊपर डाल देंगे और 3 हाइड्रोजन को इस प्रकार आप यहां पर रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे। अब आपको हम यहां बोर्ड में समझाना मुश्किल है, तो हम आपको ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्लास में वो जुगाड़ लेकर के आएंगे आपके सामने समझाने के लिए हम, ठीक है कि नहीं। अभी फिलहाल समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां हमने 2 मार्कर का पेन लिया, मार्कर लिया है, और यहां तीसरा है, ये देखिएगा ध्यान से, ध्यान दे रहे हैं। यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर एक हाइड्रोजन है, सभी के बीच में जो एंगल है सेम है, और जो चौथा हाइड्रोजन है वो कहां है, ऊपर में है। बोले सर कार्बन कहां गया, अरे बीच में छुप गया ना, पकड़े हुए हैं कार्बन को हम, समझ में आ रहा कि नहीं। इस सेंटर में कार्बन है, क्लियर है कि नहीं है, और ऊपर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। अच्छा एक बात और साथ में, ये जो एंगल्स आप देख रहे हैं यहां जितना है यहां जितना है, भाई इसके साथ भी एंगल उतना ही है, क्लियर है कि नहीं, इसके साथ भी एंगल उतना ही है। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, आगे जाके पढ़ेंगे हम। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ये, और ये सिमेट्रिकल होता है, ये भी बात बता दें, दिस इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। कहीं पर भी प्लेन बना लीजिए आप, ऐसे अगर बीच से प्लेन बना लीजिएगा, इधर जैसा दिखेगा इधर वैसा ही दिखेगा आप, दिस इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्लियर है कि नहीं है। तो जो भी दुनिया में सिमेट्रिकल होता है उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। चेक कर रही है यहां पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ जरा बच्चा। इसका मतलब जो है ना, ये अगर बोर्ड में है, ये अगर बोर्ड में है तो ये बोर्ड से बाहर की तरफ है, समझ में आ रहा है, इस तरह से बाहर की तरफ है, तो उसको लिखने का तरीका है, हम समझाएंगे। हैच्ड स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, ये सब बताया जाएगा, डोंट वरी। फिलहाल डायपोल मोमेंट किधर होगा बोलो जरा, डायपोल मोमेंट, हाइड्रोजन है, कार्बन का ज्यादा होता है, कार्बन की तरफ हमने बता दिया, इधर भी कार्बन की तरफ हमने बता दिया, इधर भी कार्बन की तरफ हमने कर दिया, इधर भी कार्बन की तरफ हमने कर दिया। सारा डायपोल मोमेंट कॉन्सेंट्रेट हो गया है कार्बन की तरफ, और ये सारे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होने की वजह से इन सभी का डायपोल मोमेंट क्या होता है, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर 0। याद रखिएगा, जो भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है अगर वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखता है, क्या रखता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखता है, उसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। चूंकि उसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है तो वो सारे क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर कहलाएंगे, क्लियर है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है दे आर नॉट पोलर, नॉट पोलर मतलब नॉन पोलर, सो दे डू नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, कोई डायपोल मोमेंट इसका नहीं रहेगा। मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जहां दिखा आपको डायपोल मोमेंट क्या कर देना है, 0 कर देना है, और डायपोल मोमेंट 0 मतलब नॉन पोलर कर देना है, क्लियर है कि नहीं है। तो मन में आ रहा होगा सर बेंजीन, बेंजीन बेंजीन का क्या, बेंजीन में भी क्या नॉन पोलर होने के पीछे डायपोल मोमेंट 0 है, मतलब हाँ है। अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सभी कॉर्नर्स पे, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, सभी कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहां जो कॉर्नर आपको दिख रहा है सभी पे क्या है, बोलो बोलो, कार्बन है। इस तरह से डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, इस तरह से होता है। एक हाइड्रोजन यहां से निकला हुआ होता है, हाइड्रोजन लिखना जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आपको चूंकि डिटेल में समझा रहे हैं तो हम यहां पर लिख रहे हैं। हाइड्रोजन होता है, यहां पर हाइड्रोजन होता है, क्लियर है कि नहीं। सभी जगह हाइड्रोजन होता है, यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है, क्लियर है कि नहीं। 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन, जो कॉर्नर्स आपको दिख रहा है 6 कार्बन है, और जो बाहर आपको दिख रहा है 6 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, बाकी बॉन्ड है। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, आपको दिख रहा होगा 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है, इजंट इट। यहां पर कार्बन है, मान लीजिए कितना बॉन्ड बना रहा है, देखो 1 2 3 4, यहां पर भी कार्बन 4 बॉन्ड, यहां पर भी, हर जगह कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाया हुआ है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है। अब यहां डायपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे हम, क्लियर है कि नहीं है। तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे आप, यहां पर एक्चुअली में स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, क्या ना, यहां पर एंगल इस तरह से बना हुआ होता है, इस तरह से बच्चा, और यहां पर भी एंगल इस तरह से बना होता है, ठीक है। यहां पर भी थोड़ा सा इस तरह से एंगल बना होता है एक्चुअली अगर देखें तो, और एंगल यहां पर इस तरह से बना होता है, क्लियर है कि नहीं। तो देखो ध्यान से, कार्बन है तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इधर भी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इधर भी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सब जगह कार्बन की तरफ डायपोल मोमेंट हम बना दिए, क्लियर है। मतलब सेंटर की तरफ सबका इशारा है ना, सभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ, खत्म। यहां भी वही था, सभी का सेंटर की तरफ, खत्म। सिमेट्रिकल है कि नहीं, सीधा चेक करो ना यार, इजंट इट सिमेट्रिकल। यहां पे हाथ रखो, इधर जो दिख रहा है इधर वही दिख रहा है ना, सिमेट्रिकल है ना, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, आपको बताया गया था, क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए अब हम देखते हैं, ये सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स था, अब अनसिमेट्रिकल्स में किस तरह से क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अनसिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बात करेंगे। तो सिमेट्रिकल में क्या होता है डायपोल मोमेंट
0, मतलब वो नॉन पोलर होते हैं। अभी बात कर रहा है दे आर ऑलवेज पोलर मॉलिक्यूल्स, दे हैव नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, मतलब इसके डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ होगा और वो अनसिमेट्रिकल ही होगा। एग्जाम्पल लिखे हैं जैसे कि H2, बोले सर H2, ध्यान दीजिएगा H2, आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसका मतलब है अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो डाइपोल मोमेंट जो आप पढ़ रहे हैं वो अधूरा है। और आपको मैं क्लियर कर दूं इसी वीडियो के थ्रू कि आप अभी स्ट्रक्चर जानते भी नहीं है, वो टाइम आया नहीं है, वो टाइम आएगा, उस समय आप जानिएगा कि हाँ ये स्ट्रक्चर ही, ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, तो इसका सिमेट्रिकल है तो डाइपोल मोमेंट 0 कर देना है, इसका नॉन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ रखना है। समझ में आ रहा कि नहीं यार, वो समय आएगा, तो इसके लिए पैनिक मत कीजिए, आप सीख के जा रहे हैं बस एक कदम आगे की ओर। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल है H2O, आप अगर नहीं जानते स्ट्रक्चर तो ऐसे बना दीजिएगा, हमको पता है, बोलो हाँ कि ना। तुम तो ऐसे ही बना दोगे, नहीं जानते हैं तो ऐसे नहीं बनाएंगे यार। ऑक्सीजन ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो ऐसे ही बना दोगे, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक आइडिया दिया था, वो बेसिक आइडिया था स्ट्रक्चर बनाने का, हमने शुरुआत में ही वीडियो स्टार्ट हुआ था उसी वक्त बता दिया, लेकिन दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ H2। क्लियर है कि नहीं? क्या होता है ना, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, हाँ कि ना। तो यहां पर जो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर भी कहां पर पड़े हुए हैं, ऑर्बिटल में पड़े हुए रहते हैं, है ना। और ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल है उसमें पड़ा हुआ रहता है। ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या कर देता है जानते हो, रिपेल कर देता है, और स्ट्रक्चर जो है वाटर का ये बन के आता है। अरे सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत डर लग रहा है। भाई साहब अभी यहाँ पढ़ना ही नहीं, तुम सोचो कि हमें नहीं पता है, हमें पता नहीं है, सर बता रहे हैं वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो हम अभी यही पढ़ रहे हैं। वो समय आएगा तो आपको भी पता रहेगा, हमको जैसे पता है तो आपको बता पाए तो आपको भी पता रहेगा, वो समय आएगा। यहां पर आप बताइएगा जरा, अगर ये स्ट्रक्चर है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। अरे सर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन से ज्यादा होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ ना। अरे सर ऐसे जा रहा है, अरे सर वेक्टर पढ़े हैं, हाँ सर वेक्टर पढ़े हैं हम। एक वेक्टर अगर ऐसा है सर, एक वेक्टर अगर ऐसा है तो इसका नेट वेक्टर किधर होता है, ऐसा होता है, हाँ कि ना बोलो। अरे नेट डायरेक्शन इधर आ रहा है, इधर कुछ होगा, हमको नहीं पता कितना है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट कुछ तो है, हाँ कि ना। अरे वेक्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो इसको पैरेलल डिस्प्लेसमेंट याद आ रहा है, ऐसे है एक वेक्टर, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं वेक्टर, देखो ऐसा, और ये वेक्टर ऐसा है तो इसको शिफ्ट करके हम यहाँ रख दिए, चलो ऐसा रखते हैं। अगर ये आपका न्यू1 था, अगर आपका ये न्यू2 था, तो ये हो गया आपका न्यू1 का डायरेक्शन, इसका ये हो गया न्यू2 का डायरेक्शन, इसका नेट किधर होगा, इसका बीच से होगा कि नहीं होगा। ऐसे लिख रहे हैं तो क्या दिक्कत है, एक ही बात है ना। तो नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर ही होगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब नेट डाइपोल मोमेंट कुछ है, 0 नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। और कितना डाइपोल मोमेंट है ये डाटा हम देख के लिख रहे हैं, आपको याद थोड़ी करना है। 0 नहीं है, नेट डाइपोल मोमेंट 1.84 डिवाई होता है। नेट डाइपोल मोमेंट जो है इसका, नेट डाइपोल मोमेंट जो है 1.84 डिवाई होता है, 0 तो नहीं दिख रहा है। क्लियर है नहीं, क्लियर है कि नहीं। चले नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है CH3Cl, मतलब सर CH4 के लिए आपने बनाया था स्ट्रक्चर, अभी हमें याद हो गया है क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अभी हमने बनाया था ना, कार्बन को ऐसे लिखा था और हाइड्रोजन को हम बोला था ये इसी प्लेन में है, ये इसी प्लेन में है, ये इसी प्लेन में है, लेकिन इससे एक बाहर की तरफ हाइड्रोजन इस तरह से लगा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, ऐसे बाहर की तरफ लगा हुआ है, तो उसको लिखने का तरीका हम इस तरह से लाए थे, बोलो हाँ कि ना, कैसे बनाओ। लेकिन यहां पर CH4 नहीं है, यहां क्वेश्चन में क्या है, एग्जांपल में क्या है, CH3Cl, तो हम यहां कार्बन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां एक हाइड्रोजन हमने डाल दिया, यहां एक हाइड्रोजन हमने डाल दिया, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा चलो। और एक हाइड्रोजन को बोर्ड से बाहर की तरफ रखा है, क्लियर है कि नहीं है। और जो क्लोरीन बच रहा है उसको हमने ऊपर की तरफ डाल दिया। ये टेट्राहेड्रल है। तो बोले सर टेट्राहेड्रल है, सिमेट्रिकल बताए थे। अबे सब हाइड्रोजन था तब सिमेट्रिकल था, सब हाइड्रोजन थोड़ी है यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखेंगे, सर हाइड्रोजन से ज्यादा है कार्बन की तरफ, सर हाइड्रोजन से ज्यादा है कार्बन, हाइड्रोजन से ज्यादा है कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। अब लेकिन कार्बन से ज्यादा होता है क्लोरीन का, कार्बन से ज्यादा होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर से डाइपोल मोमेंट मिलता गया, लेकिन उधर नेट कुछ निकल गया ना, समझ में आ रहा है। अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है 1.48 डिवाई होता है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट होता है
1.48 डिवाइड, जीरो तो नहीं होगा, सिमेट्रिकल नहीं है ना, इस वजह से। क्लियर है कि नहीं? अगर यहीं पर भी हाइड्रोजन होता है तो इधर से भी क्या हो जाता है, इस तरह का डायरेक्शन हो जाता, जैसे ऐसे ऐसे किया है, इधर से भी ऐसा हो जाता, तो फिर वो क्या हो जाता, सिमेट्रिकल हो जाता। सिमेट्रिकल हो जाता तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता, फिलहाल तो नहीं है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, एंड दैट इज NH3। आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप फटाक से ऐसे बनाएंगे, हमको पता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ के आया है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ के आया तो इस तरह से बनाया गया, जो कि गलत है, जो कि गलत है। नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है, हाँ कि ना? तो ये लोन पेयर क्या करता है जानते हो, यहां बॉन्ड पेयर को बेंड कर देता है, इस बॉन्ड पेयर को भी रिपल्सन करता है, इस वजह से ये बेंट हो जाता है। बेंट होने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलता है वो ऐसा है, वो ऐसा है, देखिए ध्यान से, ऐसा है। नाइट्रोजन यहां पर है, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन है। बोले सर ऊपर कुछ नहीं, बोला हाँ लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है वो तो खाली डी ऑर्बिटल में, खाली बोल रहा है सॉरी, जो डी ऑर्बिटल है उसमें भरा हुआ है, डी में ना, पी वाला में, पी ऑर्बिटल में भरा हुआ है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, हाँ पी ऑर्बिटल में भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत ज्यादा डिटेल में वहां डिस्कशन होगा, यहां पर बात नहीं करते हैं। जो अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली में वो ये होता है बच्चा, ये 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है बोर्ड में और एक बोर्ड से बाहर की तरफ होता है, ये है स्ट्रक्चर। क्लियर है कि नहीं? सो अब जो डायपोल मोमेंट होगा वो किधर होगा, हाइड्रोजन से ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का, इसका भी नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, इधर भी नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट कुछ हो रहा कि नहीं? अरे ऊपर की तरफ होगा कि नहीं नेट डायपोल मोमेंट? ऊपर की तरफ होगा ना, अरे वेक्टर पढ़े हो ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पर हमने नहीं बनाया लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, इधर ही होगा नेट जो होगा, नेट डायपोल मोमेंट किधर होगा, इधर ही होगा, इधर ही होगा। इसमें नेट डायपोल मोमेंट यहां दिखा दिए थे, यहां पे नेट डायपोल मोमेंट इधर होगा। क्लियर है कि नहीं? कुछ होगा, हमें नहीं पता कितना है, हम डाटा देख के लिख रहे हैं, आपको याद नहीं करना है, आपको देखना है जीरो है कि नहीं, बस बात खत्म। इसका नेट डायपोल मोमेंट जो है आपका, यहां भी यहां पर अमोनिया का 1.46 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया कितना होता है 1.46 डिवाइड, 1.48 डिवाइड, अप्रोक्सीमेटली यहां पर लिखिएगा, अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.5 डिवाइड के बराबर होता है लगभग। क्लियर है कि नहीं? तो आप इसको, इससे कोई मतलब है नहीं। ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या है, नॉन सिमेट्रिकल है, अगर नॉन सिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, अगर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो ये सारे मॉलिक्यूल्स पोलर हैं। पोलर है मतलब अमोनिया को गैस, अमोनिया गैस जो है उसको पानी में डालोगे तो घुलेगा, यस और नो, क्योंकि पानी भी क्या है, पोलर है, वाटर इज पोलर। इसमें अगर इसको घोलोगे, क्या है ये, मिथाइल क्लोराइड घोलोगे घुल जाएगा, उसको भी घोलोगे घुल जाएगा। अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पोलर डिसॉल्व पोलर, पोलर में पोलर घुल सकता है, क्या आपको समझ में आ गया? तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ पढ़ने जा रहे हैं कि डायपोल मोमेंट पढ़ के सिर्फ ये पता कर पाए हम कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, ये एक यूज आप देख लीजिए। इसका दूसरा यूज आपको बताने जा रहे हैं कि डायपोल मोमेंट निकालने के बाद किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री भी आप पता कर सकते हैं, एक टेबल के हेल्प से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। डायपोल मोमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिस फैक्टर का यूज करके आप किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बता सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि डायपोल मोमेंट पढ़ने का एक एप्लीकेशन तो आप देख चुके हैं, पोलर नॉन पोलर पता करना है, और दूसरा एप्लीकेशन है उसका ज्योमेट्री पता करना। देखिएगा हमने हेडिंग में लिया है क्या, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड डायपोल मोमेंट। तो एक टेबल का हेल्प से आपको हम समझाएंगे कि आप ज्योमेट्री कैसे बता सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो इस टेबल में हमने 4 सेक्शन बनाया है, इसमें कैटेगरी लिखा है, फॉर्मूला देखिए, जनरल फॉर्मूलाज है यहाँ पर, हम समझाएंगे अभी, और इधर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा वो लिखा हुआ है। ये डायपोल मोमेंट है, या तो जीरो है या तो नॉन जीरो है, कितना है से मतलब नहीं है, जीरो है या नॉन जीरो है। यहाँ पे कुछ उसके एग्जाम्पल्स है, एक एक करके समझना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर जनरल फॉर्मूला क्या है, ए एक्स है, ए एक्स का मतलब, ए मतलब है सेंट्रल एटम, ठीक है, और एक्स का मतलब है साइड एटम। तो साइड एटम कितना है यहाँ पर, एक है, यहाँ पर उसके बाद लिखा हुआ AX2 मतलब सेंट्रल एटम एक है और साइड एटम 2 है, AX3 मतलब सेंट्रल एटम एक है साइड एटम 3 है, सेंट्रल एटम एक है साइड एटम 4 है। समझ में आ रहा? उस हिसाब से हम समझने जा रहे हैं, पहला से शुरू करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो AX अगर है एक सेंट्रल एटम और उसके साथ एक साइड एटम,
तो उसका जो ज्योमेट्री होता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, वो क्या होता है? लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर। कैसे देखेंगे? एग्जांपल्स देखिए, फिर आप डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर लीजिएगा, खुद ही निकाल पाएंगे आप डायपोल मोमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? एग्जांपल दिया हुआ HF HCl। तो पहला एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, क्या है? HF ले लीजिए या HCl ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए और समझ लीजिए। बोलिए। तो इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा? बोले सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगा, तो हमने यहां पर डायपोल मोमेंट आपको दिखा दिया है। क्या ये डायपोल मोमेंट है कि नहीं है? है ना? है कि नहीं है? है कि नहीं है डायपोल मोमेंट? है सर। इसी टाइप का एक एग्जांपल अगर आपके सामने हम लें, अभी थोड़ा देर पहले लिए थे, H2 का एग्जांपल लेते थे, जिसमें H और H ऐसे लिख देते थे। बताइए जरा, इसमें डायपोल मोमेंट है कि नहीं है? नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि यहां सेंट्रल एटम कौन है, साइड एटम कौन है, कोई मतलब है ही नहीं। है कि नहीं? तो यहां हमने इसीलिए लिखा डायपोल मोमेंट में बी नॉन जीरो। यहां पर जीरो है लेकिन यहां पर जीरो नहीं है। तो आपको देखना होगा कि दो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड है अगर, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर दो सिमिलर एटम्स के बीच में नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। ऑब्वियसली यहां डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है, यहां पर डायपोल मोमेंट कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पर नेट डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। और यहां पर नेट डायपोल मोमेंट सीधा सीधे दिख रहा है, जीरो है। तो इसीलिए यहां लिखा है मे बी जीरो और नॉन जीरो, मतलब जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। समझ में आ रहा क्या बोलना चाहिए? लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर पर अगर ध्यान दे तो क्या दोनों एक ही लाइन पे प्रेजेंट है कि नहीं है? देखिए ये एक लाइन है, आपको दिख रहा है, ये एक लाइन पे प्रेजेंट है, ये भी एक लाइन पे प्रेजेंट है। तो एक लाइन पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम, ज्योमेट्रिकल नेम जो है इसका क्या है? लीनियर। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है तो बताइए। लीनियर समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कैटेगरी है AX2 का कैटेगरी। AX2 का कैटेगरी है। इसमें दो तरह का ज्योमेट्री हो सकता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। एक लीनियर भी हो सकता है और दूसरा बेंट भी हो सकता है। बेंट को हम V शेप भी कहते हैं, हम दिखाएंगे आपको। तो हम एक काम करते हैं, पहले CO2 का एग्जांपल लेते हैं। एक है CO2 और एक है CH2। किसका एग्जांपल है? लीनियर का है। और H2O और NO2 किसका एग्जांपल है? बेंट या V शेप का। कारण भी बताएंगे इसमें, ध्यान रखिएगा। वो कारण नहीं लिखा हुआ लेकिन कारण आपको पता रहना चाहिए, हम बता रहे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। AX2 मतलब सेंट्रल एटम एक है और उसके साथ दो साइड एटम्स है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कह रहा है लीनियर है तो बोलने का मतलब यहां पर आपने A लिखा है, यहां पर X लिखा है, यहां पर X लिखा है। और अगर कह रहा है बेंट है, इसका मतलब आपने A लिखा है, X ऐसे लिखा है और X ऐसे लिखा है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो बच्चा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बेंट का मतलब यही होता है, या V शेप। और उल्टा करके देखो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उल्टा तीर लेने का आदत है तो उल्टा भी देखने का आदत होना चाहिए। कभी कभी होता है ना, उल्टा तीर ले लेते हो तुम लोग कभी कभी, उसी तरह से उल्टा भी देखने का भी आदत रहना चाहिए। उल्टा भी है, दिख रहा है ना? V शेप बोलो या बेंट बोलो, इसका मतलब A से अगर X इस तरह से कनेक्टेड है तो हम इसको बोल देंगे क्या है? सर लीनियर है। और अगर इस तरह से कनेक्टेड है तो आपको दिख रहा क्या है? इस तरह से कनेक्टेड है, मतलब क्या है? V शेप है या बेंट है। क्लियर है? तो चेक कीजिएगा कौन से मॉलिक्यूल में ऐसा है, कौन से मॉलिक्यूल में ऐसा है, CO2 में और CH2 में। क्यों? उस पर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। C इज द सेंट्रल एटम, O इज द ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। थोड़ा देर पहले ही इसका स्ट्रक्चर देखे थे आप, यस और नो? तो डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, यस और नो? उठाइएगा जरा। तो डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसके लिए इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके लिए इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। डायपोल मोमेंट बताइए, नेट क्या हो जाएगा? अरे भाई एक दूसरे का कैंसिल कर दिया ना, नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया? जीरो। क्लियर है कि नहीं? अब इस पर बात कर लेते हैं हम। एक एग्जांपल लिया हमने CO2 का, CH2 भी ऐसे ही होगा, सेम ऐसे ही। C लिखो, O की जगह क्या लिख दो? S लिख दो, सेम। नेक्स्ट है H2O या NO2। H2O में सेंट्रल एटम कौन? बोले सर H2O में सेंट्रल एटम कौन? ऑक्सीजन। वेरी गुड, नंबर कम है। और NO2 में सेंट्रल एटम कौन? नाइट्रोजन। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा बना दे बताइए? जो बोलिएगा वो बना देंगे। NO2 बना देते हैं, क्योंकि H2O बनाए थे अभी थोड़ा देर पहले, NO2 बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, NO2 बनाने जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, A के जगह पर हम सेंट्रल एटम डाल दिए। और क्या है इसके साथ? O2, दो ठो ऑक्सीजन है। सवाल है कि ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा?
बोले सर ऐसा नहीं लगेगा। सवाल उठता है ऐसा क्यों नहीं लगेगा, ये लीनियर था, ये लीनियर क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो जा रहा है? तो इसके पीछे कारण है नाइट्रोजन के पास क्या है बाबू, लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, बोलो हाँ कि ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है, 1 2 3 4 5, यहां पर भी ज्यादा बॉन्ड हमने बना दिया है, हाँ कि ना। अरे NO2 एग्जाम्पल में था कि NO2 माइनस था, NO2 एग्जाम्पल में तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाँ चलेगा, डेट मान के चलो। यहां पर एक ऑक्सीजन है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो बाबू, ध्यान से सुनो। डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, समझ में आ गया होगा तुमको। इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का यहां पर कितना होता है बोलो जरा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहां पर कितना होता है, 6, 1 2 3 4 बोलो, यहां पर एक 5 है और एक यहां पर डाल दिया 6 है। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का लाइफ खराब हो रहा है ना, ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ चाहिए होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, डेटिव बॉन्ड होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, आगे हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो बॉन्ड बनाता है इस तरह का क्यों नहीं बनाता है, ये लीनियर है, ऐसा लीनियर है, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो यहां पर ये होता है कि जो लोन पेयर आपको दिख रहा है जो कि नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन पर प्रेजेंट बॉन्ड को क्या करता है, इसको बॉन्ड को रिपेल करता है। बॉन्ड में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिपेल करता है, बेंड कर देता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आगे पढ़ोगे आप VSEPR में, VSEPR थ्योरी है। तो यहां पर हो जाता है, ये स्ट्रक्चर बेंड हो जाता है, इस तरह से बन जाता है। क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बेंड क्यों हुआ, समझ में आया, कारण ये है, बेंड होने का कारण ये। अरे सर यहां भी तो हो सकता है, मतलब कार्बन में और लोन पेयर है क्या, बताओ ना। कार्बन में तो बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, समझ में आया क्यों बेंड हुआ। चलिए अब इसका बताइए, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो सर नाइट्रोजन से ज्यादा होता है कि कम होता है इलेक्ट्रॉन, FON याद आ रहा है, FONCl भी आ रहा है, FO का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा, इधर डायपोल मोमेंट, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इधर डायपोल मोमेंट, तो नेट डायपोल मोमेंट इधर कुछ होने वाला है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट जो है 0, बोलो रे 0 नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, देखिए ध्यान से। अब हम यहाँ पे जो लिखे थे उसको मैच करेंगे कि हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। AX2 का 2 कैटेगरी है, एक लीनियर है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हाँ कि ना, ये लीनियर वाला कैटेगरी हो गया, ये लीनियर वाला कैटेगरी, वो क्या हो गया आपका बेंड या V शेप वाला। बोलो समझ में आया दोनों। अगर लीनियर है तो उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्या 0 होता है कि नहीं होता है। अगर V शेप है या बेंट है तो क्या होता है, नॉन जीरो होता है, क्या नॉन जीरो है कि नहीं है, बोले क्लियर है कि नहीं है। और एग्जाम्पल आपको दोनों ही दिखा दिया, कारण बता दिया आपको। H2O में भी वही कारण होता है, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर्स होते हैं, हाँ कि ना, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो हम उसको भी बनाते हैं, क्यों प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। H2O को बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, O सेंट्रल एटम, H और H, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर्स 2 ठो होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बाबू, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। ये लोन पेयर को रिपेल करता है, फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, तो रिपेल करके इसको क्या कर दिया है, बेंट कर दिया गया है। आपसे पूछेंगे कि यहां पर जो एंगल है वो ज्यादा है कि यहां पर जो एंगल है वो ज्यादा है, वहां पर पूछेंगे। यहां पर एंगल क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा है, लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर, यहां सिर्फ क्या कर रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, तो आगे के बहुत हाई लेवल के में चले गए आप। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है। H2O में भी क्यों बेंड होता है, H2O में बेंड क्यों होता है, समझ में आ गया है। ठीक है सर, ओके, अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सबको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको मिटाएंगे, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। तो अब हमारा जो कैटेगरी है, एक सेंट्रल एटम के साथ कितने साइड एटम्स कनेक्टेड होंगे, 3 होंगे। अभी 2 देख लिया हमने, अब हम 3 सेंट्रल एटम को, सॉरी 3 साइड एटम्स को कनेक्ट करने जा रहे हैं एक सेंट्रल एटम के साथ। देखिएगा, कैटेगरी इज AX3। तो इसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। कौन से 3 टाइप के हो सकते हैं ना सर, ट्राइंगुलर, प्लेनर, पिरामिडल और टी शेप। डायपोल मोमेंट क्या होगा अभी जज नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे। एग्जांपल्स देखिए, BF3 बाबू रे, पहले हम एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। AX3 क्या क्या हो सकता है, तो क्या बोला, AX3 क्या क्या हो सकता है, AX3 क्या क्या हो सकता है, पहले नाम याद करो, ट्राइंगुलर प्लेनर, ध्यान दीजिएगा। A हमने लिखा है यहां पर, X3 एक X यहां पर, एक X यहां पर, एक X यहां पर, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। क्या ये ट्राइंगल के जैसा नहीं दिख रहा आपको, ये एक ट्राइंगल है,
अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सभी ये साइड्स के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। और बीच में जो एंगल होगा, टोटल कितना एंगल होता है? 360 होता है ना। इसका मतलब यहां पर एंगल कितना होगा? 120, 120, 120। सभी बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना है? 120। इसको क्या कहते हैं? ट्राइंगुलर प्लेनर। समझ में आ गया ट्राइंगुलर प्लेनर क्या है? आगे आता है बाई पिरामिडल। सॉरी 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 सॉरी, क्या लिखा हुआ है? पिरामिडल। पिरामिडल का मतलब क्या है? पिरामिड के जैसा होगा। पिरामिड कैसा होता है सर? कितना है साइड एटम्स? 3 है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से होगा। आपको दिखा दे, पहले आप विजुअलाइज कर लीजिए चीजों को। देखिए 2 लिखे रखे हैं, तीसरा हम ऐसे रख रहे हैं। इजंट इट अ पिरामिड? यहां पर अगर एक बेस लगा हुआ हो तो क्या है ये? पिरामिड। इसीलिए इसको क्या कह रहा है? पिरामिडल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? पिरामिडल। यहां पर क्या है बीच में? यहां पर सेंटर में कौन रहेगा? ए रहेगा। और एक्स यहां पर और यहां पर। आपको समझ में आ रहा है? यहां पर एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा? ए, सेंट्रल एटम। तो हम बनाने जा रहे हैं इस चीज को। ए है यहां पर, और इसके साथ एक्स, इसके साथ एक्स, ये दोनों प्लेन में हमने बनाया, और ये प्लेन से बाहर है ऑब्वियसली। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लेन से बाहर है। इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं बस, तो ध्यान रखिएगा, ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करते समय इंसान का गलती हो सकता है। इज इट लुक्स लाइक पिरामिड? दिख रहा है? बेस हमने बना दिया है डॉट डैश लाइन में। तो पिरामिडल समझ गए सर। टी शेप बताइए ना। अरे टी के जैसा होगा यार, टी के जैसा होगा। तो हम यहां पर बना दे रहे, देखो ध्यान से, टी शेप क्या होगा? तो टी के जैसा होगा, टी बना दिए। लो, समझा कि नहीं समझा? अरे सर टी बना दिए, यहां पर एक्स डाल दो, यहां पर एक्स डाल दो, यहां पर भी एक्स डाल दो। यहां पर क्या डालोगे? ए डालोगे सर। दिस इज टी शेप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो कुछ इस प्रकार हो, ठीक है। आपको तीनों चीज समझ में आ गया है क्या? नहीं समझ में आया है? बता दो जरा। तीनों समझ में आ गया है? अब कौन कब क्या कितना होगा वो बात करते हैं। जहां तक बात है एग्जाम्पल हमारा BF3 का, BF3 इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ऑलरेडी हम बना चुके थोड़ा देर पहले। BF3 के एग्जाम्पल नहीं थे, सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल कौन होता है? आपका टेट्राहेड्रल। कहां गया? सिमेट्रिकल कौन होता है? BF3। BF3 का क्या बनाए थे? ट्राइंगुलर प्लेनर। तो बोरोन को हमने बीच में रखा। बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे एक्स को हम नीचे की जगह ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी टी है, उल्टा टी। समझा कि नहीं समझा? थोड़ा सा जगह की कमी है तो यहां पर बनाने जा रहे हैं BF3। ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन यहां डाला, फ्लोरीन यहां डाला, और फ्लोरीन यहां डाला। क्लियर है कि नहीं? नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। वाई? सिमेट्रिकल। यहां आपको दिख रहा है ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन, और सभी बॉन्ड्स के बीच में 120 डिग्री इक्वल है, तो सभी सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो जाएगा? नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? और शेप क्या है? ज्योमेट्री क्या है? ट्राइंगुलर प्लेनर। क्या बोरोन में कोई लोन पेयर वगैरह होता है? नहीं सर, खुद है भिखमंगा है कि नहीं? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? लुईस एसिड होता है ये क्या करता है? कोई लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन लेता है भाई, इसके पास कमी होता है, खाली पड़ा है p ऑर्बिटल। यस और नो? हाँ कि ना? बोरॉन, बोरॉन मतलब हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। 5 1s2 2s2 2p1 2p1। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? टोटल 6 हो सकते हैं यार। 1 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन का जगह खाली है, खुदे भिखमंगा है। आगे बात करते हैं, रिपल्सन कहां करेगा? रिपल्सन वाला बात याद आ रहा? अभी तक बताए थे। नेक्स्ट आता है एग्जांपल में NH3 और PCl3। NH3 एंड PCl3। NH3 और PCl3 पिरामिडल बनाता है। अभी थोड़ा देर पहले आपने स्ट्रक्चर दिखा था। नाइट्रोजन हमने सेंट्रल एटम में रखा, हाइड्रोजन ऐसे रखेंगे, हाइड्रोजन ऐसे रखेंगे, और एक प्लेन से बाहर रहेगा। तो प्लेन से बाहर हमने ऐसा बना दिया। क्या आपको पिरामिड के जैसा दिख रहा है ना? पिरामिड के जैसा दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? पिरामिडल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिर से कह रहे हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है जो कि इसको क्या करता है? रिपेल करता है, बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके बेंड कर देता है। ठीक है कि नहीं? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बात करते हैं। फिर क्या है? ClF3 टी शेप का होता है। ClF3, Cl हमने F3 बनाया है, F ऐसा कनेक्ट कर दिया हमने। क्लियर है कि नहीं? जरा बताइए, क्लोरीन के बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 में से ये 3 दिख रहा है आपको, 3 यहां पर है। ठीक है, कितना बचा? 4। समझ में आ रहा कि नहीं? इसका मतलब कितना लोन पेयर्स है?
अरे 2 लोन पेयर है, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है और लोन पेयर कितना है 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? तो जो ये स्ट्रक्चर था ऐसा नहीं क्यों हो पाया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लीजिए ऐसा था, यहां पर लोन पेयर दोनों है, यहां पर दोनों लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, लड़ाई करेगा और इसको बेंड कर देगा, इसको बेंड कर देगा, तो ये दो स्ट्रक्चर जो होगा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सर तो फिर ये भी तो ऐसा टेढ़ा सीधा कैसे हो गया? अरे भाई ये जो बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल करेगा, तो सीधा हो जाएगा फिर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये क्या करेगा, लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये बॉन्ड पेयर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर से भी बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है तो दोनों मेंटेन करेगा, इधर से जितना रिपल्सन इधर से उतना ही रिपल्सन, दोनों मेंटेन करेगा, तो ये टी शेप रिजल्ट में निकल करके आएगा। बाकी हाइब्रिडाइजेशन में जो बताया जाएगा आपको वो डिटेल वहां पर बताया जाएगा। क्या आपको तीनों शेप समझ में आ गया है? आगे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम क्या कह रहे हैं, यहां पर आपको ट्राइंगुलर प्लेनर दिखा, आपको बाई पिरामिडल दिखा, आपको टी शेप दिखा। यहां पर हमने ये बताया नहीं आपको कि डाइपोल मोमेंट का क्या हाल है। देखिए ध्यान से, डाइपोल मोमेंट यहां से ऐसा जाएगा, डाइपोल मोमेंट यहां से ऐसा जाएगा, यहां से ऐसा जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट कुछ होना चाहिए ऑब्वियसली, हाँ कि ना? मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जो है इसका 0 नहीं होगा। इस पर बताइए, क्लोरीन की फ्लोरीन, ऑब्वियसली सर फ्लोरीन, क्लोरीन की फ्लोरीन, ऑब्वियसली। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? अब बताओ 0 होगा कि नहीं होगा इसका? सर ये तो इसको कैंसिल कर दिया, वेक्टर में पढ़े हो ना, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर, यहां पे जो वेक्टर है इधर भी वही वेक्टर है, हाँ कि ना? फ्लोरीन है उधर, इधर भी फ्लोरीन है, तो ये इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन एक बच गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी 0 नहीं होगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, नॉट 0। क्लियर है कि नहीं? क्या बात किया जाए आगे? तो हम कह रहे हैं कि जो आपका ट्राइंगुलर प्लेनर था उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, आपका पिरामिडल जो है उसका नॉन जीरो होगा, और जो टी शेप होगा उसका भी नॉन जीरो होगा। एग्जांपल तो हम डिस्कस यहां कर ही चुके हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं हम। तो हमने साइड एटम्स 3 के साथ हमने डिस्कस किया, अब हम बात करेंगे साइड एटम्स 4 के साथ बात। क्या आप लोग लिख नहीं रहे हैं? अगर आप लोग लिख नहीं रहे तो बहुत बड़ा मूर्ख है, लिखिए लिखिए, नहीं लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा सब, ठीक है कि नहीं? नहीं तो फिर आपको फिर लेक्चर देखना पड़ेगा फिर से आपको, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए, इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है अभी, ये यहाँ पर एब्सेंट करने का कोई मतलब गुंजाइश नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात। और जो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। आज आप पढ़ रहे हैं, फिर 10 दिन के बाद आप 10 घंटा भी पढ़िएगा तो वो चीज़ मेकअप नहीं होगा। डेली पढ़िए, थोड़ा कम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेली पढ़िए। कंटिन्यूटी, ये पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका स्टूडेंट लाइफ, ध्यान रखिएगा। आज आपने मान लीजिए 1 घंटा का एक वीडियो देखा है, उसमें बहुत कुछ नॉलेज ले लिया है, फिर आप कल 1 घंटा का देखिए, तभी जाकर के पुराने चीजें भी रिवाइज होते जाएंगे और आप नया चीज सीखते चलेंगे। आज आपने 10 घंटा पढ़ा और 10 दिन बाद फिर 10 घंटा पढ़ेंगे, तो वो नॉलेज आप गेन नहीं कर पाएंगे कि 10 दिन में 1-1 घंटा करके जो ले पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा मेरा। तो आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ले रहे हैं AX4, मतलब आपके पास साइड एटम्स कितने हैं? 4 है। इसके लिए 3 शेप सजेस्टेड है, 3 ज्योमेट्री सजेस्टेड है, शेप नहीं, शेप अलग चीज है, ज्योमेट्री अलग चीज है। 3 ज्योमेट्री इसके लिए सजेस्टेड है। एक है टेट्राहेड्रल, दूसरा है स्क्वायर प्लेनर, और तीसरा है, चौथा है आपका सीसॉ। क्लियर है कि नहीं? समझेंगे तीनों, क्लियर है कि नहीं? क्या आपको समझ में आ रहा है? समझा जाए, चलिए समझते हैं। तो पहला हम एक स्ट्रक्चर ले ले रहे हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल सेंटर में हमने ले लिया है ए, और अभी थोड़ा देर पहले समझाया था, वैसे आपको समझाया था, वैसे आपको समझाया था अभी हमने। ये वाला जो एक्स हम बनाने जा रहे हैं वो कहाँ है? बाहर है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जो एक्स है वो कहाँ है? बाहर है। आपको अब ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? हमने अभी थोड़ा देर पहले मार्कर का हेल्प से आपको बताने का कोशिश किया था, ध्यान दीजिएगा। क्या है? नीचे 3 एक्स है इस तरह से। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से, ध्यान से। इन सभी के बीच में एंगल होता है, वो आगे हम बात करेंगे कितना एंगल होता है, और इक्वल एंगल होता है सभी में, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? दिख रहा है सबको? इक्वल एंगल्स हैं सभी के बीच में, इक्वल एंगल्स है, और एक ऊपर की तरफ इस तरह से लगा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? बीच में क्या है? बीच में क्या है? सेंट्रल एटम। क्लियर है कि नहीं? दिस इज टेट्राहेड्रल, फाइन, दिस इज टेट्राहेड्रल। आगे हम बढ़ सकते हैं। दिस इज टेट्राहेड्रल। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। आगे हम बढ़ रहे हैं। ऐसा टेट्राहेड्रल होता है। स्क्वायर प्लेनर क्या है?
स्क्वायर प्लेनर क्या है, नाम से पता चल रहा है स्क्वायर होगा और इसी एक ही प्लेन में होगा। तो ए हमने बनाया और एक ही प्लेन में एक्स को डाल दिया स्क्वायर बनाते हुए, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। देखिए स्क्वायर है और किसमें है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट है आपका सीसॉ। सीसॉ आपने बचपन में बहुत खेला होगा। तो ए सेंट्रल एटम हमने बना दिया, इधर एक एक्स डाल दिया, इधर एक एक्स डाल दिया, इधर और इधर एक्स एक, इधर एक एक्स, ये हो गया आपका सीसॉ। इसको क्या बोलते हैं, सीसॉ। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? इसको बोलते हैं सीसॉ। सभी बताने का कोशिश किया गया। आगे हम बात करते हैं कौन क्या होता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे। तो अभी आपने टेट्राहेड्रल का एक एग्जाम्पल किया था, जैसे कि CH4 है, CCl4 भी वैसे ही होगा। तो जैसे कि कार्बन आपने लिया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो आपने हाइड्रोजन को इस तरह से रखा और एक बोर्ड से बाहर हाइड्रोजन आपने बना दिया, दिस इज टेट्राहेड्रल, फाइन, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल। गॉट इट? समझ में आ रहा है? डायपोल मोमेंट का क्या होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है सर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो डायपोल मोमेंट 0 होना चाहिए। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम ऐसे बनाए, यहाँ पर ऐसा बनाया, इस हाइड्रोजन से इस कार्बन की तरफ गया, इस हाइड्रोजन से भी इस कार्बन की तरफ गया, सेंटर की तरफ, एकदम सेंटर की तरफ बार बार आ रहा है सभी तरफ से। क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है? अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हमने अभी थोड़ा देर बोला सबके बीच में एंगल सेम है, तो ध्यान दीजिएगा सभी का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स दी सेंटर। यस और नो? इधर से, इधर से, इधर से, इधर, सॉरी ऐसे नहीं, इधर से। सभी क्या करेंगे, इसका और इसका एक रिजल्टेंट होगा, इसका और इसका एक रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। वेक्टर कह रहा है, ठीक है, डोंट वरी, वेक्टर प्रूवन है। तो इसका डायपोल मोमेंट जो होगा, नेट डायपोल मोमेंट जो होगा, वो क्या होने वाला है सर, 0 होने वाला है। ओके सर। CCl4 के साथ भी वही होगा, तो फिर हम उसको अलग से नहीं बना रहे। नेक्स्ट आपका स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर है आपका क्या है, XeF4, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जो ये आपको जेनॉन दिख रहा है जो कि इनर्ट है, वो फ्लोराइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, कंडीशन है। तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हमने बना दिया, टेट्राफ्लोराइड इस तरह से लगेगा F4, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। बोलो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसका ना, तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 ऐसे होते हैं। अरे 8 इलेक्ट्रॉन्स जेनॉन में होते हैं, नहीं होते हैं? अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? 8 ऑलरेडी कंप्लीटेड होता है। तो सर 8 जब कंप्लीटेड है तो फ्लोरीन के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है? क्या आपको ये नहीं पढ़ाया है कि सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट होना कंपलसरी नहीं होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? बाकी आप यहाँ पर डेटिव बॉन्ड बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इस जेनॉन का औकात है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर यूज करने दे सकता है। डेटिव बॉन्ड भी पढ़ लिए अगर है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे आप कहते हैं, स्पेशल टाइम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, इस टाइप से बनता है। तो प्लेन में ही है। अब इसका आप क्या कर लीजिए, क्या कीजिए, डायपोल मोमेंट चेक कर लीजिए, डायपोल मोमेंट चेक कीजिए ध्यान से, डायपोल मोमेंट फ्लोरीन का ज्यादा होगा, यहां पर फ्लोरीन का ज्यादा होगा। बोलो ये इसको कैंसिल कर दिया, ऑपोजिट है। यहां पर भी वही हाल है, ये इसको कैंसिल कर दिया, खत्म। डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। तो यहां पर भी नेट डायपोल मोमेंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेट डायपोल मोमेंट इज 0 है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट है आपका सीसॉ, किसमें बनेगा, SF4 या टेल्यूरियम टेट्राक्लोराइड, TeCl4। तो हम एक का एग्जांपल ले लेते हैं, SF4 का, ध्यान से देखिए। सल्फर को हमने लिया है यहां पर, सल्फर को, फ्लोरीन 4 है, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन ऐसे लगाइएगा, और 2 फ्लोरीन आपका ऐसा लगेगा। क्लियर है कि नहीं? बोले सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हमें सर 6 होते हैं। आपको दिख रहा है यहां पर 1 2 3 4 5 6। ये क्या करता है, रिपेल करता है। इसको तो बेंड कर दिया, लेकिन चूंकि एक ही है और कहीं नहीं है, तो और कहीं बेंड नहीं कर पाएगा। हाँ, बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, यहां पर भी बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, सभी में इक्वल बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहां सबसे ज्यादा रिपल्सन, क्योंकि एक तो बीच में लोन पेयर भी आ जाता है,
इस वजह से ऐसा है। तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। यहाँ पर एक डायपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, यहाँ पर एक डायपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देगा? यस सर, कैंसिल कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो नेट डायपोल मोमेंट इधर कुछ होगा कि नहीं होगा? समझा कि नहीं समझा? ये दोनों को एक दूसरे को तो कैंसिल नहीं किया, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो ऑब्वियसली नहीं होगा। देखिए ध्यान से, अब हम इसको मैच कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है और क्या टेबल में लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, AX4 में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, सीसॉ हो सकता है। ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल, ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर, ये हो गया आपका सीसॉ। अगर टेट्राहेड्रल है और स्क्वायर प्लेनर है तो दोनों का डायपोल मोमेंट जीरो होगा। यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो है, यहाँ भी डायपोल मोमेंट जीरो है। क्लियर है कि नहीं है? अगर सीसॉ है तो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। अगर सीसॉ है तो नॉन जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल्स आपके सामने है, वही एग्जांपल्स आपके सामने रखा गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो आपने 4 साइड एटम्स के साथ एक सेंट्रल एटम जब घेरा हुआ रहता है उस समय के स्ट्रक्चर्स को देखा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 5 एटम्स एक सेंट्रल एटम को घेर के रहेगा, तब क्या होगा देखिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो ज्योमेट्री देखना है हमें, AX5 को, X क्या है? कॉर्नर एटम्स, साइड के जो एटम्स है। तो उसके लिए 2 ज्योमेट्री फेवरेबल होता है। एक ज्योमेट्री है आपका, नाम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और दूसरा ज्योमेट्री है स्क्वायर पिरामिडल। यहां पे लिखा हुआ बाइपिरामिडल, यहां लिखा हुआ है पिरामिडल। ध्यान दीजिएगा, समझ जाइए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और एक जगह है स्क्वायर पिरामिडल। तो पहले ट्राइगोनल का मतलब क्या होता है? सर ट्राइंगल के जैसा बात हो रहा है, तो हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। ध्यान दीजिएगा, इजंट इट लुक्स लाइक ट्राइंगल, इज इट लुक्स लाइक ट्राइंगल, तो ट्राइंगुलर हो गया। ठीक, अब ट्राइंगुलर में एक वर्ड जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल मतलब हो गया, एक पिरामिड इधर से बना दीजिए इस तरह से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक पिरामिड पीछे से बना दीजिए। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बच्चा अगर यहां से ऐसे ऐसे लाइन मिला देंगे तो पिरामिड के जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझ में आ रहा है? यहां से एक लाइन मिला दो, यहां से एक लाइन मिला दो, यहां से एक यहां लाइन मिला दो, क्या पिरामिड दिखेगा? और सिमिलर आपको नीचे भी ऐसे लगा करके ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला देना, ऐसे मिला देना है। तो ये दिख रहा है, साइड्स ऐसे मिला दोगे तो कैसा लगेगा? पिरामिड के जैसा लगेगा। तो 2 पिरामिड, एक ऊपर की तरफ इस ट्राइंगल के ऊपर में एक पिरामिड और नीचे एक पिरामिड, इसीलिए नाम क्या है? ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। क्लियर है? फिर कह रहा है नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर पिरामिडल। तो पहले स्क्वायर बना लो तुम, लो स्क्वायर बना दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? स्क्वायर बनना चाहिए आपको, स्क्वायर दिखना चाहिए, आपको दिख रहा होगा स्क्वायर। क्लियर है? अब थोड़ा सा इधर उधर है, अब हाथ में पकड़े हैं तो समझ में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा हो। जब हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे ना तो उस समय आपके पास एक जुगाड़ लेके आएंगे और आपको बताया जाएगा। आपको स्क्वायर दिख रहा है इस टाइप का, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिख रहा होगा, बट इट एज्यूम इट एज अ स्क्वायर। स्क्वायर दिख रहा है? स्क्वायर है मतलब 4 एलिमेंट्स यहां लग जाएंगे, 1 2 3 4, और एक पिरामिड बना देना है, क्योंकि नाम है स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिड बनाने के लिए ऐसे लगा दो। क्लियर है कि नहीं? अब इससे इसमें मिला दो सब, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। नाम पता चला? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम बनाने जा रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर को। क्या है? ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। पहले ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल देखिएगा, ये हमने ले लिया। ट्राइंगुलर बोला है तो ट्राइंगुलर किस तरह से बनाना होगा? ट्राइंगुलर कैसे बनाए? ट्राइंगुलर बनाने का कोशिश करते हैं। एक्स एक्स एक्स, तो टी शेप हो गया, ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा बना दिया। ट्राइंगुलर दिख रहा है? इसके बाहर की तरफ एक लगा हुआ रहेगा और एक अंदर की तरफ लगा रहा है, लेकिन लिखेंगे कैसे? समझ में आ रहा है? थोड़ा लिखना बहुत मुश्किल है, ज्योमेट्री इसका लिखना तो मुश्किल है कि नहीं है? समझ पा रहे हो? लिखना मुश्किल है ना? तो हम ये लिख रहे हैं, यहां पर जुगाड़ लगाओ। कैसे लिखोगे? एक पिरामिड के लिए यहां पर रख दिए, एक पिरामिड के लिए यहां लिख दिए, ये हम बना दिए यहां ट्राइंगुलर। चलो बोलो, अरे बच्चा समझ पाया कि नहीं? ये ट्राइंगुलर दिख रहा है और इस प्लेन से बाहर की तरफ एक बॉन्ड है। प्लेन से बाहर मतलब समझ में आ रहा? अगर ये प्लेन ऐसा रखा हुआ है, अगर ये प्लेन कैसा है, समझ में आ रहा है? ऐसा है प्लेन, इसके ऊपर एक और नीचे एक, तो ये ऊपर से एक एक्स यहां लगा हुआ है जो कि इस प्लेन के बाहर है, और नीचे एक एक्स लगा हुआ है जो कि इस प्लेन के नीचे है। तो यहां तक हम बॉन्ड शो नहीं कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज स्क्वायर पिरामिडल।
स्क्वायर बनाने का कोशिश करेंगे और फिर पिरामिड बना देंगे। तो हम देख रहे हैं स्क्वायर बनाना है, तो एक्स 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 हमने ऐसा बना दिया। दिस इज, लेट सपोज इट इज अ स्क्वायर, और आपको क्या बनाना है भाई, पिरामिड। तो आप क्या करेंगे, एक्स डाल दीजिए ऊपर की तरफ, ये हो गया आपका पिरामिड। क्लियर है कि नहीं? आपको दिखेगा इस तरह से पिरामिड, आपको लगेगा कि ये पिरामिड है। देखो ना, मिला के देखो, कैसा लग रहा है? पिरामिड के जैसा लग रहा है। यहाँ भी ऐसा लगेगा आपको, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पिरामिड के जैसा लग रहा है ऊपर की तरफ, नीचे भी पिरामिड के जैसा लगेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है PCl5। अगर ट्राइगोनल पिरामिडल है तो PCl5 फॉस्फोरस हमने डाल दिया। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, Cl Cl Cl, जरूरी नहीं है कि 2 एक्स उधर ही होगा, जरूरी नहीं। और एक Cl प्लेन से बाहर, एक Cl प्लेन से बाहर। ये हो गया आपका PCl5 का स्ट्रक्चर। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? PCl5 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका BrCl5। BrCl5 का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो करके ऐसा होगा। BrCl जो है आपको 4 कॉर्नर्स में लगाना है स्क्वायर का, और एक आपको बाहर कर देना है, एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl हो जाएगा। दिस इज BrCl5। बी नहीं है यहाँ पर, क्या है बाबू, Br, ब्रोमीन है। सवाल है ऐसा क्यों सर? फिर से वही लोन पेयर वाला प्रॉब्लम है, आप चेक कर सकते हैं। फॉस्फोरस P लोन पेयर है, कितने होते हैं बाहर में, कितने लोन पेयर होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। क्या बोल रहे हो, फॉस्फोरस का बात कर रहे हैं? 15 मतलब कितना हो गया, क्या 15 क्या एटॉमिक नंबर? अरे कौन सा पीरियड में, वो पता करना है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपका किस पीरियड में रहता है, आप देख के बताइए। फॉस्फोरस कितना, कौन सा पीरियड में है, दिख रहा है? फॉस्फोरस नाइट्रोजन के साथ है, तो अगर नाइट्रोजन के साथ है तो 5a है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5। तो कितना इलेक्ट्रॉन यहां पर है, पहले देखो यहां 1 2 3 4 5, खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रोमीन में कितना होता है, ब्रोमीन हेलोजन है, 7 होता है। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 है कि नहीं, 5, और बच गया 2 लोन पेयर। तो इसके साथ चूंकि ये प्रॉब्लम है, तो ये लोन पेयर होने के वजह से, ये लोन पेयर होने की वजह से ये जो आपको दिख रहा है ना, एक बॉन्ड को रिपेल करके उठा करके स्क्वायर बना देता है। समझ में आ रहा है? ये जो बॉन्ड आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, इसको उठा करके क्या कर देगा था, स्क्वायर बना देता है। जब ऐसे ये उठ जाता है तो ये वाला बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा, ये भी उठ जाता है तो स्क्वायर बना लेता है, और ऊपर जो है, ऊपर जो क्लोरीन है वो ऊपर ही रह जाता है। इसमें लोन पेयर नहीं था और इस पर लोन पेयर था। अगर लोन पेयर होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको मॉलिक्यूल बनाना है AX5 टाइप का, मतलब यहां पर मान लीजिए PCl5 बनाना है और BrCl5 बनाना है, आपको नहीं पता है कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर सेंट्रल एटम पर एक्स्ट्रा लोन पेयर है तो क्या बनेगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? स्क्वायर पिरामिडल। और अगर सेंट्रल एटम पर एक्स्ट्रा मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये है याद करने का तरीका। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका AX6। अब साइड एटम्स कितने होंगे, 6 होंगे। तो इसके लिए भी 2 स्ट्रक्चर सजेस्टेड है। एक है आपका ऑक्टाहेड्रल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए भी। ऑक्टाहेड्रल, क्या है नाम, ऑक्टाहेड्रल। बाबू इसका एक और नाम है, याद रखना, इसका एक और नाम है, लिख देते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल, नाम से पता चल रहा होगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल। बाबू स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर बना लिए पहले, 1 2 3 4 मार्कर्स का यूज कर रहे हैं हम, स्क्वायर हो गया, दिस इज स्क्वायर। ओके, अब पिरामिड बनाना है आपको अगर, तो इधर एक पिरामिड लगा दिए। देखो ध्यान से, साइड एटम्स कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4, एक बाहर की तरफ 5 और एक अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर रखे तो ऊपर की तरफ एक और नीचे की तरफ एक, तो इसी को क्या कहते हैं, अलग से नाम है ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम है, ऑक्टाहेड्रल, या इसीलिए नाम क्या कह दिए, स्क्वायर बाइपिरामिडल। जनरली ऑक्टाहेड्रल यूज होता है। क्लियर है कि नहीं? एक और स्ट्रक्चर है, यहां लिख रहा है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जो आपको दिख रहा था ऑक्टाहेड्रल, उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है। अगर डिस्टर्बेंस आ जाएगा तब अलग बात होगा। ठीक है,
इसमें बढ़ने से पहले एक बात का चर्चा करने हम आपसे भूल गए। ये क्या कि स्ट्रक्चर का तो चर्चा किए, कौन से एटम है उस पर तो चर्चा किए, लेकिन डायपोल मोमेंट का चर्चा नहीं की। याद रखिएगा, अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो क्या होगा, जीरो डायपोल मोमेंट, और नहीं तो इसका अगर होगा तो नॉन जीरो होगा। आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा यहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन, तो FONCl Bri, Cl का ज्यादा होता है, ऐसा डायपोल मोमेंट, ऐसा डायपोल मोमेंट, बोलिए एक दूसरे से कैंसिल कर दिया। यहां पर देखिए ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे का ऑपोजिट है, कैंसिल कर दिया। लेकिन ये जो ऊपर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ ऐसा रहेगा, है कि नहीं, नेट डायपोल मोमेंट। तो इसका मतलब इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि ये तीनों अगर प्लेन में रहता तो ये एक क्या करता, तीनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देता। मतलब तीन है, तीन से क्या फर्क पड़ता है, सभी एक ही एंगल में है कि नहीं, बीच बीच में सभी का एंगल क्या होता है, ट्राइंगल में 120 120 120, सभी एक दूसरे को क्या कर देगा, प्लेन है ना, प्लेन है, सिमेट्री, तो क्या हो जाएगा, जीरो इसका। अब जहां तक बात है ऊपर है और एक नीचे है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहां जो है और ये जो है, ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहां जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा बच्चा, जीरो होगा। ये डिस्कस नहीं किए थे, क्या डिस्कस हो गया, समझ में आ गया है, क्या आपको समझ में आ रहा है। ट्राइगोनल पिरामिडल होगा तो डायपोल मोमेंट जीरो, और स्क्वायर पिरामिडल होगा तो नॉन जीरो। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, अगर जीरो है नॉन पोलर है, अगर नॉन जीरो है तो पोलर है। ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। समझ में आ गया है। आगे हम बढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर हमने बताया अभी ऑक्टाहेड्रल का, तो चलिए ऑक्टाहेड्रल को हम स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कर रहेंगे। अब क्लियर है कि नहीं है, तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को ही स्क्वायर बाइपिरामिडल कहते हैं, ठीक है, आसानी के लिए आपको बता दिए ताकि आप याद कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्टाहेड्रल समझना। क्लास 12 में ये जो आपने पढ़ा अभी टेट्राहेड्रल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, जब इंपॉर्टेंट है तो बता रहे हैं आपको। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर क्या होगा, नहीं स्क्वायर बाइपिरामिडल। सर एक काम कीजिए, स्क्वायर बनाइए, सर स्क्वायर बना दीजिए, स्क्वायर बना दिए, चलो स्क्वायर बना दिए, ये स्क्वायर रेडी है। बाइपिरामिडल मतलब एक इस प्लेन से बाहर और एक इस प्लेन के अंदर, या बोल सकते हैं इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के नीचे। दिस इज स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, यू कैन से, इजंट इट। दूसरा क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अरे दूसरा बताने का जरूरत है क्या, बोलने का मतलब यह है कि अगर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री पर ना होकर के कुछ एंगल इधर उधर हो जाए, इधर नीचे वाला भी हो सकता है, इधर उधर हो जाए, या प्रॉपर स्क्वायर ना बने, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टॉर्टेड। जो कि क्या होना चाहिए, जो यहां पर होगा वहां पर नहीं होगा। क्या होगा यहां पर, तो चेक करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, SF6, तो सल्फर फ्लोरीन के साथ, 4 फ्लोरीन के साथ इस तरह से कनेक्टेड है, और एक फ्लोरीन इस प्लेन के बाहर है, मतलब या तो ऊपर की तरफ आप बोल सकते हैं, और एक इस प्लेन के नीचे है। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5, और यहां पर 6 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब सब कुछ ओके है, नो रिपल्सन, नथिंग एल्स। बॉन्ड पेयर के बीच रहेगा वो अलग चीज है। लेकिन अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ जाए, कोई ऐसा मॉलिक्यूल, जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है SF6 का, समझ गए हैं, XeF6 हो जाए। जेनॉन में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप बताएंगे सर 8 होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसका पहले से, इजंट इट। तो इसका मतलब यहां पर 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन है 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर फ्री रहेगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसमें डिस्टर्बेंस लाएगा, जिसको हम क्या कह दे रहे हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के जैसे ही बनेगा, हो सकता है ये थोड़ा एंगल इधर बन जाए, हो सकता है प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन के कुछ और थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप का बन जाए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एंड ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा लोन पेयर, जेनॉन के पास जो एक्स्ट्रा एक लोन पेयर होगा उसके वजह से, फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बनाने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा इसका। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं भाई डायपोल मोमेंट, यहां फ्लोरीन, ये वाला जो डायपोल मोमेंट होगा इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये प्लेन में तो डायपोल मोमेंट खत्म हो चुका है, प्लेन में ऊपर बच रहा, नीचे बच रहा है, तो ऊपर वाला नीचे के साथ कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर ऐसा
सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, सिमेट्रिकल ही है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो तो क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ इसमें अगर तो हो जाएगा नॉन जीरो। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अब लास्ट आपका एक बच रहा है AX7, 7 एलिमेंट्स जो है सेंट्रल एटम को घेर के रखा है। इसको बोला जा रहा है पेंटागनल बाइपिरामिडल। समझ में आ रहा होगा, पेंटागनल। पहले पेंटागन बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, पेंटागन। तो हम यहां पर मान लेते ए है, पेंटागन कैसे बनाते हैं सर, 1 2 3 4 5 पेंटागन। सभी के बीच में एंगल सेम करना होता है, ठीक है ना भाई। 360 डिवाइड बाई 5 कर देना, जो भी एंगल होता है वो एंगल्स सभी के बीच में है। ये दिस इज पेंटागन, लेट्स सपोज दिस इज पेंटागन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, दिस इज पेंटागन, पेंटागन, ओके। अब एक जो होगा वो क्या होगा, इस प्लेन से ऊपर की तरफ, और एक इस प्लेन के अंदर। हम दिखाना बड़ा मुश्किल है अब। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो बच्चा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, दिखाना बड़ा मुश्किल है अब इसको, हम यहां दिखा दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो बॉन्ड बनाए हैं इस बॉन्ड का ऑपोजिट बॉन्ड ये है, ठीक है कि नहीं। इस बॉन्ड का अपोजिट बॉन्ड समझ में आ रहा है। अगर डायपोल मोमेंट यहां पर ऐसा लिखे, ये वाला लोगे, तो हम कह रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम कह रहे हैं कि ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, ठीक है, मतलब अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये प्लेन में पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेन है, तो प्लेन में सारे डायपोल मोमेंट्स। अच्छा यहां पर आई लिखा हुआ था बच्चा, मिट गया, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर हम बना दें एग्जैक्टली आई और एफ के साथ, तो 1 2 3 4 5, 5 फ्लोरीन को हम पेंटागन में कनेक्ट कर दिए, और एक क्या करेंगे, हम इससे बाहर लगाएंगे और एक नीचे लगाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, यहां पर ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है, सिमेट्री में डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, जीरो। एग्जाम्पल दिया हुआ IF7, सुनिएगा, एक तो ट्रिक है याद करने का, ध्यान दीजिएगा। चाहे वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो, चाहे वो स्क्वायर बाइपिरामिडल हो, चाहे पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो, वर्ड बाइपिरामिडल होना चाहिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल का मतलब ही ऑक्टाहेड्रल, और या पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इन सभी का डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। चेक कीजिएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जीरो, ऑक्टाहेड्रल दैट इज स्क्वायर बाइपिरामिडल जीरो, पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी जीरो। क्लियर है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इस वजह से क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। बहुत लंबा लेक्चर हो गया आई थिंक, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आज का जो क्लास आपका हुआ, आपने समय दिया, ये आपका हेल्प करेगा आगे जाकर के। जो आप VBT पढ़ेंगे, आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, आप VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, इन सभी में ये हेल्प करेगा। सो योर नेक्स्ट ड्यूटी इज टू लर्न द स्ट्रक्चर्स नेम। अगर सेंट्रल एटम सॉरी, अगर साइड एटम्स इतने हैं तो स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल है, ये बस याद रखना है आपको। क्लियर है कि नहीं है। और एक्स्ट्रा लोन पेयर है तो क्या है सर बताए थे, वो याद करना, अपने हिसाब से लिख लीजिए चीजों को। क्लियर है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने आपको बताया ना कि अगर PCl5 है, अगर PCl5 है, साइड एटम कितना है, 5 है, तो स्ट्रक्चर कितना बन सकता है, कौन सा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये दोनों में से कुछ बनेगा। लेकिन अगर इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, अगर नहीं होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरह से याद रखना। क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए आगे और थोड़ा सा बात है डिस्कशन करने लायक, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो है क्लास को एंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है आपको, अगर सवाल में आ जाए आपको ये बात अब तक पता चल चुका होगा कि जो मॉलिक्यूल होता है, अगर वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो उसके पास कुछ आयनिक कैरेक्टर। सिमिलरली अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसके पास कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। एंड दिस हैज बीन प्रूव्ड बाय अ साइंटिस्ट फजान, और इस रूल को भी पढ़ना है, फजान रूल। फिलहाल हम डायपोल मोमेंट पर हैं, और डायपोल मोमेंट के जो जो बातें निकल सकता है, जो जो सवाल पर आ सकता है उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक पॉइंट आया हुआ है, एवरी आयनिक कंपाउंड हैविंग सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। कोई भी आयनिक कंपाउंड है, कोई भी आयनिक कंपाउंड, तो उसके पास कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब सवाल है कि कितना होता है, कैसे होता है, वो सब डिस्कस होगा अकॉर्डिंग टू फजान रूल।
के हिसाब से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है। समझ में आ रहा है? जैसे दो आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक NaCl आयनिक कंपाउंड और MgCl2 एक आयनिक कंपाउंड, दोनों में कोवलेंट कैरेक्टर है, किसमें ज्यादा है कोवलेंट कैरेक्टर? तो हम बता रहे हैं आपको MgCl2, हमें पता है क्योंकि फरदान रूल हमने पढ़ा है। सो दैट आपको पहले ही बता दें कि नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो फरदान रूल पर होगा, वो आपको बता सकेगा कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा आयनिक कंपाउंड है कितना ज्यादा क्लियर है कि नहीं। तो हम नेक्स्ट बात, फिलहाल जो काम का चीज है उस पर बात करते हैं। फिर से कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर in compound having some covalent characters can be calculated by the following equation। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आप निकाल सकते हैं किसमें ना, ऐसा कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि आप थोड़ा देर पहले टेबल बना बना करके देखा सारा स्ट्रक्चर आप, जब एक सेंट्रल एटम के साथ एक एटम कंबाइन होता है तो कैसा, फिर दो होता है तो लीनियर या बेंड हो सकता है, तीन होता है तो आपने पढ़ा होगा ट्रायंगुलर प्लेनर हो सकता है या टी शेप हो सकता है। तो सभी चीजें पढ़ने के बाद अब आप यहाँ पर आ रहे हैं कि अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो क्या उसमें आयनिक कैरेक्टर है। आपको मैंने समझाया था, फिर हम समझा देते हैं, ध्यान आप देखिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है HF, कोवलेंट बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन क्लोराइड, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड बना, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इस वजह से डाइपोल मोमेंट को आप इस डायरेक्शन में दिखाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है फ्लोरीन अपने तरफ। मतलब क्या, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो प्रेजेंट था, एक हाइड्रोजन का एक फ्लोरीन का, जो कहाँ होना चाहिए था, शेयरिंग हुआ है, बीच में होना चाहिए था, बट इट लिटिल बिट शिफ्ट टुवर्ड्स fluorine because it has more electronegativity than hydrogen, so that it acquires very small negative charge, that is partial negative charge, and it acquires partial positive, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम इसको कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ गया। सवाल है कितना परसेंट आया, क्योंकि आपके सामने एक और कंपाउंड बन रहे हैं HCl, इसमें भी वही हाल होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल। तो क्या ये दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर है? हाँ है, लेकिन किसमें ज्यादा है आयनिक कैरेक्टर, ये पता करने के लिए समझ में आ गया है क्या बात। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के हिसाब से हम फॉर्मूला मतलब बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर, बाकी हम प्रधान रूल के हिसाब से डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर है? लिख रहा है द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू ऑब्जर्व्ड न्यू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल। कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल डाइपोल, ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंट, लैब में एक्सपेरिमेंट करके आपने डाइपोल मोमेंट निकाला। ठीक है, आप ऑब्जर्व को क्या कह रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और आपने कैलकुलेट करके निकाला। कैलकुलेट करके मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे कैलकुलेट करके? तो हमको पता है डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस इनटू, ऐसे निकालेंगे। तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में देगा, और ये आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। ये डाटा देंगे कि चार्ज कितना है और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना है, यहाँ से आप थ्योरेटिकली निकालिएगा वैल्यू, 100% कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बाय द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की हेल्प से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, इसलिए वो चीज यहाँ पर डिस्कस करें। बाकी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के कई तरीके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से निकाला जाता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, बता कितना ज्यादा होता है, 1.7 से ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये सब ऑलरेडी डिस्कस है। तो आगे बात करते हैं, क्या समझ में आ गया ये फॉर्मूला? अगर न्यूमेरिकल में आए इस तरह से आप बना लीजिए। अगर डाइपोल मोमेंट दे करके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे करके और आपको बोल दिया जाए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालिए इन इन कोवेलेंट कंपाउंड पर, आगे एक बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल है, इस तरह का सवाल आया हुआ है, पहले क्या है, एक क्वेश्चन के हिसाब से one of the trans isomer usually possesses either zero dipole moment or very low value in comparison to cis form। तो कुछ नहीं पता, तो हम आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहिए ताकि आप क्लियर हो पाए। ये जो लाइन एक्चुअली एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं CH2Cl, इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, CH2Cl।
डबल बॉन्ड Cl2 बोला है, मतलब एक कार्बन पे एक क्लोरीन, एक कार्बन पे एक क्लोरीन, और H2 बोला है तो एक कार्बन पे एक क्लोरीन, एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन। दिस इज CH2Cl, गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्बन पे 4 बॉन्ड होना चाहिए, दिख रहा है 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। दिस इज CH2Cl, क्लियर है? यस, इसका नाम है डाइक्लोरो। क्या है? डाइक्लोरो। 2 क्लोरीन है, और CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन लगाओ, यहाँ 2 अगर क्या लगा देते हैं आप, हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो क्या बनता है? 3 बन जाता है। चलिए, क्या थोड़ा सा हम चेंज करके अगर देखें, सिंगल है, ऐसा है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये हम कर दिया। क्या प्रॉब्लम? क्या किया है यहाँ पर देखिए, इस क्लोरीन को उठा के इधर डाल दिया, इस हाइड्रोजन को उठा के इधर डाल दिया, नहीं चेंज किया ना, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। ये एक आइसोमर, बात समझिए। आइसोमर में क्या होता है सर? फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर हमने अलग बना, तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक आइसोमर। अब आपको इसका 2 फॉर्म आपको दिख रहा है, 2 टाइप आपको दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं? 2 टाइप दिख रहा है। एक को बोला जाता है सिस फॉर्म, एक को बोला जाता है ट्रांस फॉर्म। सिस फॉर्म क्या होता है? जब एक टाइप के मॉलिक्यूल एक ही तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं? और एक टाइप के मॉलिक्यूल अगर ऑपोजिट साइड में हो तो उसको हम बोला जाता है, क्या बोलते हैं? ट्रांस फॉर्म। याद रहेगा, अगर एक टाइप के एक ही तरफ है क्या बोलते हैं? सिस। अगर ऑपोजिट साइड में है तो क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो हम सिर्फ क्लोरीन को घेर रहे हैं, हाइड्रोजन भी देख रहे हैं, हाइड्रोजन भी यहाँ पर ऑपोजिट दे रहे हैं। चलिए इस लाइन पर आते हैं। ये लाइन कह रहा है कि जो ट्रांस आइसोमर है, जो कि ये है, ट्रांस आइसोमर का जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है या बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू सिस आइसोमर। ऐसा क्यों? तो डाइपोल मोमेंट आपने अभी देखा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डायरेक्टेड होता है। आप देखिए ध्यान से, डाइपोल मोमेंट इधर डायरेक्टेड होगा, डाइपोल मोमेंट इधर डायरेक्टेड होगा, क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ होगा, हाँ कि ना? हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ होगा, क्लियर है? देखिए ध्यान से, इधर किधर जा रहा? इधर जा रहा है, और इधर इस पे इधर आ रहा है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच में डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, सेम। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, सेम। तो यहाँ पर इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो लगभग क्या हो गया डाइपोल मोमेंट इसका? बोलो रे, नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या होना चाहिए? लगभग, लेकिन इस पर ध्यान दिया, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इधर से बाबू इधर होगा, और हाइड्रोजन से भी कार्बन की तरफ ही होगा, और इसमें भी हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ और कार्बन से इधर क्लोरीन। इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए क्या? नेट डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 होगा, कभी भी 0। इसीलिए बोला जा रहा है सिस फॉर्म जो होता है आइसोमर बनाने के बाद, सिस फॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 नहीं होता है, और जो ट्रांस फॉर्म होता है उसका डाइपोल मोमेंट लगभग 0 होता है, क्लियर है कि नहीं? तो कौन पोलर कहा जाएगा? इसको पोलर। पोलर कौन? इसका डाइपोल मोमेंट 0, तो इसका डाइपोल मोमेंट अगर 0 है, इसका डाइपोल मोमेंट अगर 0 है तो ये नॉन, क्लियर है कि नहीं? हम डाइपोल मोमेंट का टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारा ये टारगेट है कि हमने यहाँ पर आपको ये बात बोल करके छोड़ा कि पसान रूल के हिसाब से हम किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ये डिस्कस करें। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, नॉट थ्योरी बट क्वेश्चन। तो हम थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में आपको प्रदान करता है, क्लियर है कि नहीं? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर कोई सजेशन है कमेंट कर